हेलो बच्चों, कैसे हैं? माई सेल्फ प्रतीक सर। आप सभी बच्चों का द अर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं बच्चों। तो शुरू करते हैं। हम CSIR का पेपर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर का। और उसमें ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में हमने जून 2018 के सारे जितने भी सवाल थे पार्ट बी और पार्ट सी के, वो सारे डिस्कस कर लिए। अब हम आज जो है वो दिसंबर 2018 के सवाल ले रहे हैं। पहले पार्ट बी लेंगे, फिर पार्ट सी लेंगे, सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिकली डिस्कस करेंगे। ध्यान रखेंगे कि हम हर एक सवाल को उसके कंसेप्ट के साथ डिस्कस कर रहे हैं और साथ साथ ट्रिक्स भी देख रहे हैं कि हमें किस तरीके से एग्जाम में अगर उससे मिलता जुलता कोई सवाल आ जाए तो करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2018 का सवाल लेते हैं हम। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपको सिस्टमेटिकली पढ़ना है। मतलब सिस्टमेटिकली पढ़ना है। जो हमारे बच्चे हैं कोर्स के, जो हमारे कोर्स में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को भी पढ़ना है। जो हमारे और बच्चे हों उनको भी पढ़ना है। सिस्टमेटिकली पढ़ना है। पहले उन वीडियोस को पढ़ लीजिए, दो जो मैंने अभी अपलोड करे हैं। एक वीडियो जो ये है इसको भी आप पढ़ेंगे, सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ साथ अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो आप जैसे अभी आप लोग तो मुझसे लाइव पूछ सकते हैं, और कोई अगर है तो मुझे मैसेज कर दे। जहाँ पर भी वीडियो अपलोड देख रहा है, वो अपलोडेड है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर दे जो भी उसको पूछना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा हमारा दिसंबर 2018 का पेपर। और ये हमारा पहला सवाल है। 34 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। पार्ट बी का सवाल है पहला। पार्ट बी का सवाल है और क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट है। इंग्लिश में और हिंदी दोनों में पेपर है, तो फिर मैं आपको क्या करता हूँ, मैं इंग्लिश वाला पार्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे ये है, कह रहा द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ साइक्लाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग ब्रोमो कार्बोक्सिलेट टू जनरेट करस्पॉन्डिंग लैक्टोज। मेरी बात सुनिए ध्यान से। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है उसको हम नोट कर लेते हैं। बात उस सबस्ट्रेट की नहीं है, बात इसके है कि कंसेप्ट यहाँ क्या है और कंसेप्ट को हमें किस तरह से लिंक करना है। तो मैं एक बार सारे सबस्ट्रेट लिख लेता हूँ। ये ए है, बी क्या है हमारा, बी है जो है वो Br CH2 तीन CH2 है, CO माइनस, थोड़ा मैंने अलग तरीके से लिख दिया है, कोई समस्या नहीं है। ये बी है हमारा। उसके बाद हमारा सी भी लिख लेते हैं। उसके बाद हम इसको मिटा देंगे, मतलब हटा देंगे। हम आपको 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। और फिर COO माइनस, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है, सी है। इन सब में रेट पूछ रहा है ये, और क्या जनरेट करेगा वो देखिए बाद में आपको मैं दिखाता हूँ। कह रहा है कि ब्रोमो कार्बोक्सिलेट है, साइड से बताइए सभी में ब्रोमीन है, कार्बोक्सिलेट है। कह रहा है कि रिंग बन रहा है, इसका मतलब साइक्लाइजेशन हो रहा है, साइक्लाइजेशन होने का मतलब रिंग बन रहा है। और कह रहा है कि लैक्टोन जनरेट हो रहा है, बताओ रेट क्या होगा। अब मेरी बात सुनिए, ये सारे सबस्ट्रेट आपके सामने लिखे हुए हैं। पार्ट बी यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पे थोड़ा सा फ्लैश हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल दूंगा। पार्ट बी लिखा हुआ है यहाँ पे, ABC आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। अब मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि कहीं पर भी अगर आपको साइक्लाइजेशन करना है, रिंग बनानी है, एक बात ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी रिएक्शन में साइक्लाइजेशन हो रहा हो, या रिंग बन रही हो, रिंग दो तरह से बनती है। या तो रिंग काइनेटिकली कंट्रोल्ड मैनर में बनती है, या तो रिंग का फॉर्मेशन काइनेटिकली कंट्रोल्ड मैनर में होता है, या फिर रिंग का फॉर्मेशन बच्चों कैसा होता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड मैनर में होता है। अब पहले मेरे बात कंसेप्ट को समझ लीजिए थोड़ा सा। साइक्लाइजेशन हमारा कितने तरीके का होता है? एक होता है काइनेटिक साइक्लाइजेशन, एक होता है काइनेटिक साइक्लाइजेशन, एक होता है थर्मोडायनेमिक साइक्लाइजेशन, एक होता है थर्मोडायनेमिक साइक्लाइजेशन। अच्छा, थर्मोडायनेमिक साइक्लाइजेशन जो होता है वो हमेशा कुछ रिएक्शंस पर ही अप्लाई होता है। थर्मोडायनेमिक साइक्लाइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई साइक्लाइजेशन सपोज करिए किस तरीके से हो रहा है, अगर कोई साइक्लाइजेशन हो रहा है कंडेंसेशन के थ्रू, कैसे हो रहा हो, कंडेंसेशन के थ्रू हो रहा हो, माने कंडेंसेशन मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा हो, कंडेंसेशन मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा हो, या कहिए कि उसमें हीट की जरूरत पड़ती हो, ऐसे साइक्लाइजेशन को आप बोलते हैं थर्मोडायनेमिक साइक्लाइजेशन। अब कौन कौन से साइक्लाइजेशन जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिक साइक्लाइजेशन होते हैं, इसको नोट कर लीजिए।
थर्मोडायनेमिक साइक्लाइजेशन होता है जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई कंडेंसेशन नेम रिएक्शन हो रहा है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, डिकमान कंडेंसेशन, ऐसे बहुत सारे साइक्लाइजेशन होते हैं जिनमें कंडेंसेशन होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, ऐसे बहुत सारे कंडेंसेशन होते हैं जिनमें हमारा क्या होता है बच्चों, हमारा जो है वो रिंग बनती है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर जितने भी तरीके के आपके नेम रिएक्शन आप पढ़ते हो, इंट्रामॉलिक्यूलर जितने भी तरीके के आप कंडेंसेशन वाले नेम रिएक्शंस पढ़ते हो सब इनमें लागू होते हैं। कंडेंसेशन इसके साथ साथ आपका अगर कहीं पर आप लैक्टोनाइजेशन कराते हो, अगर कहीं पे आप लैक्टोनाइजेशन कराते हो तो लैक्टोनाइजेशन दो तरीके का होता है, मैं आपको बताऊंगा, एक थर्मोडायनेमिक और एक काइनेटिक। तो लैक्टोनाइजेशन में दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो लैक्टोनाइजेशन में आप जो है वो OH इस्तेमाल करो और उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर लो, तो दो तरीके का होता है लैक्टोनाइजेशन भी। आप लिख लीजिए थर्मोडायनेमिक लैक्टोनाइजेशन, यहाँ लिख लीजिएगा TC, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड लैक्टोनाइजेशन, थोड़ा लिख लीजिएगा जो मैं लिखा रहा हूं, थर्मोडायनेमिक लैक्टोनाइजेशन। ठीक है, ये सही से दिख रहा है ना भाई? हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पर कंडेंसेशन मैकेनिज्म लिखी हुई है और ये दो है आपका जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप कहीं पर मान लीजिए कि जो है वो कंडेंसेशन किस तरह से, अगर आप कहीं पर जो है वो क्या करा रहे हो, अगर आप कहीं पर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड जो है वो कपलिंग रिएक्शन करा रहे हो तो वहां पर भी ये लागू होता है। इसको भी नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये इस तरीके से मेंशन कर लीजिएगा कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कपलिंग रिएक्शन अगर हो रहा है, कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है आपको पता है भाई, कपलिंग रिएक्शन का मतलब होता है जो पैलेडियम कैटालाइज्ड कपलिंग्स होती हैं वो सारी। अच्छा, काइनेटिक साइक्लाइजेशन क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। काइनेटिक साइक्लाइजेशन का मतलब होता है जो आसानी से हो जाए। एक बहुत कॉमन बात आपको मैं बताता हूँ, अगर कहीं किसी रिएक्शन में इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 के थ्रू कोई साइक्लाइजेशन हो रहा है, मतलब अगर किसी साइक्लाइजेशन में मतलब कि फास्ट साइक्लाइजेशन है, कैसा साइक्लाइजेशन है, फास्ट साइक्लाइजेशन है, और दैट इज प्रोसीड थ्रू, किस मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रहा है, प्रोसीड थ्रू, आप लिख लीजिएगा इस बात को, वो प्रोसीड कर रहा है मान लीजिए इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 के थ्रू। किसके थ्रू प्रोसीड कर रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 के थ्रू। तो वो हमेशा कैसा होता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। काइनेटिकली कंट्रोल्ड और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड में, काइनेटिकली कंट्रोल्ड में आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो साइक्लाइजेशन इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 के थ्रू होते हैं वो कैसे होते हैं, वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। वो उनमें क्या देखा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाता है, यानी फास्ट साइक्लाइजेशन किसमें हो रहा है वो देखा जाता है। और एक होता है साइक्लाइजेशन में, अगर मान लीजिए कभी आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं, मतलब अगर किसी आप कीटोन को या एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं 1,2 डाइयाल का इस्तेमाल करके, तो वहां पर भी जो है आप क्या कह सकते हैं, वहां पर भी साइक्लाइजेशन जो है काइनेटिकली कंट्रोल होता है। तो एक और इसका एग्जांपल हो जाएगा काइनेटिक साइक्लाइजेशन का, वो एग्जांपल भी नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और क्या हो जाएगा, वो एग्जांपल हो जाएगा हमारा प्रोटेक्शन एज साइक्लिक एसिटल, ये लिख लीजिए बस खाली, प्रोटेक्शन एज साइक्लिक एसिटल। दो एग्जांपल लिख लीजिए, ये दोनों कैसे होते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। अगर कहीं इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 के थ्रू साइक्लाइजेशन हो रहा है तो वो भी काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, और अगर मान लीजिए जो है वो हीट के थ्रू हो रहा है तो वो भी जो होता है, हीट के थ्रू हो रहा है तो वो थर्मोडायनेमिक होता है, और अगर मान लीजिए प्रोटेक्शन हो रहा है साइक्लिक एसिटल की तरह तो वो भी काइनेटिक होता है। बाकी जितने भी इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन होते हैं वो सारे ये होते हैं। अच्छा, लैक्टोनाइजेशन भी काइनेटिकली कंट्रोल होता है अगर वो जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 के थ्रू हो रहा है तो। अब इस बात को थोड़ा समझिए, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही हो गया कि एक में रेट की जरूरत पड़ती है, एक में स्टेबिलिटी देखी जाती है। साइक्लिक प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखी जाती है एक में, और एक में देखा जाता है कि किसमें जो है वो फास्ट हो रहा है, यानी कि रेट किसमें ज्यादा है साइक्लाइजेशन का। ये बेसिक अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो आप काइनेटिक साइक्लाइजेशन देख रहे हैं इसमें बेल्डविन्स रूल काम करता है। क्या काम करता है, बेल्डविन्स रूल। आपके पास 7 जितने भी सबस्ट्रेट लिखे हुए हैं वो थोड़ा देखिए एक बार, इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसका एक कॉन्सेप्ट आपको और एलाबोरेट कर दूंगा। मिटा रहा हूं उसको भाई, ठीक, मिटा रहा हूं इसको। ध्यान रखिएगा कि मैं जो आपको बता रहा हूं यहां पर वो बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि मेरा मतलब क्या है आपको कहने का। मेरा मतलब ये है कि आप जब कभी भी, जिस समय भी आप क्या कर रहे हो, सवाल कर रहे हो, अगर वहां रिंग का कभी फॉर्मेशन आपको मिले तो ये दोनों कंसेप्ट आपको लगाने हैं जो मैंने अभी बताया आपको। ये आपके पास 3 सबस्ट्रेट थे, उसमें ब्रोमो जो है वो कार्बोक्सिलेट दिया गया था, वो पूछ रहा था कि इसमें किसमें साइक्लाइजेशन का रेट ज्यादा होगा।
ऑर्डर पूछ रहा था। मेरी बात सुनिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया एक होता है काइनेटिक साइक्लाइजेशन, काइनेटिकली कंट्रोल्ड साइक्लाइजेशन, ठीक, और एक होता है टीसी साइक्लाइजेशन, मतलब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड साइक्लाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड साइक्लाइजेशन के लिए जो रेट होता है वो कभी नहीं देखा जाता, स्टेबिलिटी देखी जाती है। अब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड साइक्लाइजेशन में क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है थोड़ा देखिए। इसमें ऑर्डर होता है सबसे पहले कि अगर कोई एरोमेटिक रिंग बन रही है साइक्लाइजेशन के थ्रू तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे पहले कहते हैं एरोमेटिक प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो एरोमेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहले आप इसको रखते हैं। उसके बाद क्या होता है? इज ग्रेटर देन, उसके बाद हम लेते हैं 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग। फिर हम लेते हैं 5 मेंबर्ड रिंग। फिर हम क्या लेते हैं? 5 मेंबर्ड रिंग। अच्छे से नोट करते हुए रहिए, क्योंकि हम केवल आपको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करवा रहे हैं, हम आपको बढ़िया ढंग से बता रहे हैं ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो आप कर सकें। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग भी हमने उठा लिया। 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो भी उसका होगा। उसके बाद है हमारा 3 मेंबर्ड रिंग। फिर क्या होगा? 3 से पहले 7 मेंबर्ड रिंग आएगा, 7 मेंबर्ड रिंग। फिर 3 मेंबर्ड रिंग। फिर उसके बाद आपका सबसे लास्ट में आएगा 4 मेंबर्ड रिंग। ये स्टेबिलिटी होती है ओवरऑल जब आप ऑर्डर लिखते हैं। आपको सही से दिखाई दे रहा है? मैं दोबारा बोल देता हूं। अगर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड साइक्लाइजेशन में आपको लग रहा है कि एरोमेटिक प्रोडक्ट बन रहा है, कोई एरोमेटिक साइक्लिक रिंग बन रही है, तो उसका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। उसके बाद 6 मेंबर्ड रिंग का, उसके बाद 5 मेंबर्ड रिंग का, उसके बाद 7 मेंबर्ड रिंग का, उसके बाद 3 मेंबर्ड रिंग का, और सबसे कम 4 मेंबर्ड रिंग का। काइनेटिक साइक्लाइजेशन में बेल्डविन्स रूल काम करता है। इसमें एक रूल होता है बेल्डविन्स रूल, वो गवर्न होता है। मतलब बेल्डविन्स रूल बताता है कि कहाँ रेट ज्यादा होगा। अच्छा, एक और खास बात, जहां कहीं पर भी फोटोकेमिस्ट्री के थ्रू, रेडिकल के थ्रू कोई भी साइक्लाइजेशन होता है वो भी काइनेटिकली कंट्रोल होता है। वो मैं वहां लिखा नहीं पाया था, नोट कर लीजिए। कोई भी फोटोकेमिस्ट्री वाला साइक्लाइजेशन जो रेडिकल के थ्रू होता है वो भी काइनेटिकली कंट्रोल होता है, बेल्डविन्स रूल के थ्रू चलता है। इसमें क्या होता है भैया? रेट, इसमें रेट होता है सबसे ज्यादा 5 का। फिर किसका होता है? फिर होता है हमारा 5 के बाद 6 का, 6 के बाद 3 का, 3 के बाद 7 का, और 7 से सबसे कम किसका होता है? 4 का। ये ऑर्डर होता है, नोट कर लीजिए। और यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो लैक्टोन रिंग बन रही है वो ऐसे बन रही है। देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर एसेंटो के थ्रू, ये देखिए, ये देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर एसेंटो के थ्रू रिंग बन रही है। और इंट्रामॉलिक्यूलर एसेंटो के थ्रू अगर रिंग बन रही है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रही है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है, और यहाँ पे 1 2 3 4 मेंबर रिंग बन रही है। इसका मतलब सबसे कम रेट किसका होगा? चौथे का। और सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? पांचवे का। और सबसे जो उसके बाद रेट होगा वो 6 मेंबर रिंग का होगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? अगर पढ़ा हुआ है आपको, अगर आपको आता है, तो सही आंसर निकालने में चुटकियों का वक्त लगेगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो फिर गलत भी कर सकते हैं मेरे बच्चों। अगर यही लैक्टोनाइजेशन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होता ना, तो इसका आंसर क्या होता? फिर इसका आंसर 6 होता, फिर 5 होता, एंड देन उसके बाद 4 होता। तो ये एक सही ऑर्डर है, बिल्कुल सही कंसेप्ट है। चाहे इससे मिलता जुलता कैसा भी सवाल आ जाए आप कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, बढ़िया कंसेप्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका, सबसे ज्यादा रेट किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा रेट 5 वाले का हो जाएगा, नहीं, बी का हो जाएगा। उसके बाद किसका हो जाएगा? सी का हो जाएगा। उसके बाद ए का हो जाएगा, यानी सबसे कम ए का है क्योंकि उसमें 4 बन रहा है। 4 वाले का सबसे कम रेट होगा। ये बेल्डविन्स रूल बताता है इसको। कौन बताता है? बेल्डविन्स रूल। जितने भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनती हैं इंट्रामॉलिक्यूलर सेंटो के थ्रू, सब बेल्डविन्स रूल के थ्रू चलती हैं। जितने भी इंट्रामॉलिक्यूलर सेंटो के थ्रू साइक्लाइजेशन होता है वो सब बेल्डविन्स रूल के साथ चलता है। जितने फोटोकेमिस्ट्री में रेडिकल के थ्रू साइक्लाइजेशन होते हैं वो सब बेल्डविन्स रूल के साथ चलते हैं, यानी काइनेटिकली कंट्रोल साइक्लाइजेशन होता है। और ये जो आप देखा आपने यहाँ पर, ये भी हमारा बेल्डविन्स रूल के हिसाब से है। ये सारे क्या है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। तो ये कंपैरिजन है। जो प्रोटेक्शन होता है साइक्लिक स्टील के थ्रू, वो भी जो होता है बेल्डविन्स रूल के हिसाब से चलता है। तो ये आपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ूं? ओके, बढ़िया। मैंने सवाल तो डिस्कस कर दिया, ना केवल सवाल डिस्कस किया बल्कि मैंने इसके पीछे का कंसेप्ट भी बढ़िया बता दिया आपको।
बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, जिसको आएगा वही कर पाएगा, इसलिए प्लीज इसको बढ़िया ढंग से नोट कर लीजिएगा और सवाल में प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आपको थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड भी एक बता देता हूँ। अगर मान लीजिए लैक्टोनाइजेशन कहीं पर हो रहा है तो कैसे भी करेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये सवाल ऐसा होता, अगर मेरा ऐसा होता 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा होता, ओके, या ऐसा होता। मैं सवाल को थोड़ा बदल रहा हूँ आपके लिए। अगर मान लीजिए सवाल थोड़ा बदल के आ जाए तो आप कैसे करेंगे। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, एक और ले लेता हूँ सी ले लेता हूँ मैं ऐसा, ओ एच, बीच में 3 कार्बन लगा देता हूँ ऐसे, 1 2 3 ऐसा लगा देता हूँ मैं, सी 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूँ मान लीजिए इसमें कि यहाँ पर रेट ऑफ लैक्टोनाइजेशन बताओ। पहली बात तो इसमें रेट ऑफ लैक्टोनाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर ये OH अटैक कर रहा है, यहाँ पर ये OH अटैक कर रहा है, यहाँ पर ये OH अटैक कर रहा है, यहाँ पर। इसमें आइडोलैक्टोनाइजेशन भी आता है। आइडोलैक्टोनाइजेशन भी बच्चों कैसा होता है, आइडोलैक्टोनाइजेशन भी कैसा होता है, आइडोलैक्टोनाइजेशन भी हमारा काइनेटिकली कंट्रोल्ड ही होता है। लैक्टोनाइजेशन में अगर इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 की तरह कोई भी साइक्लाइजेशन होगा तो वो हमेशा जो है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड ही होगा, वेल्डेन्स रूल के हिसाब से ही होगा। केवल ये वाला साइक्लेशन देखिए, हम कहते हैं अगर किसी भी कंपाउंड में OH है और उसी कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर प्रेजेंट है, या कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो वहां पे हीट की प्रेजेंस में, या कह सकते हैं DCC की प्रेजेंट में, या कह सकते हैं एसिड की प्रेजेंस में, या कह सकते हैं किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में, या कभी कभी आप कहते हैं कि एक बहुत खास रिएजेंट होता है मिसनबू रिएजेंट, उसके प्रेजेंस में एस्टर बनता है। मिसनबू रिएक्शन में तो ये OH अटैक करता है, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 होता है मिसनबू तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड में चला जाता है। लेकिन बाकी अगर मैं इस मिसनबू को छोड़ के कोई भी रिएजेंट लूं तो वहां ये वाला OH यहाँ अटैक करता है। और अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर कैसे साइक्लाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है थर्मोडायनामिकली कंट्रोल। यानी अगर आपसे यहाँ से कोई पूछे कि इसका रेट का क्या मतलब, क्या इसका रेट मतलब इसका साइक्लाइजेशन का रेट होगा, रेट का मतलब इसमें पूछे कि किसका जो है वो जल्दी मतलब कौन सा जो है इसमें जो प्रोडक्ट है वो मेजर होगा, ऐसे पूछे। क्योंकि रेट ऑफ साइक्लाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है कि आप इंट्रामोलर SN2 में इस्तेमाल कर रहे हो उस वर्ड को। तो यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि क्या बनेगा प्रोडक्ट, मतलब किसमें सबसे ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट बनना आसान होगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास सुनिए, यहाँ पर 6, यहाँ स्टेबिलिटी देखी जाती है, यहाँ पर रेट नहीं देखा जाता। मतलब यहाँ पर मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देखते प्रोडक्ट बनने की, यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर हो जाएगा पहले 6 किसमें बन रहा है, सी में, तो सी में 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ उसके बाद क्या हो जाएगा, सी के बाद ए, और सबसे कम हो जाएगा 1 2 3 4, जिसमें 4 बन रहा है। तो 4 वाला तो दोनों में होगा सबसे कम, लेकिन इसमें 5 और 6 का थोड़ा अंतर होगा, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। गॉट इट, बढ़िया समझा दिया मैंने आपको, इससे कोरिलेट करके भी समझा दिया कि अगर थर्मोडायनामिकली कंट्रोल आ जाए तो कैसे करेंगे। बहुत ही जबरदस्त है, आपको वीडियोस में नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने अच्छे से पढ़ा दिया इसको। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पार्ट बी का डिस्कशन कम कर रहे हैं, एक सवाल उठा लिया, बढ़िया से डिस्कस कर दिया इसको डिटेल मैनर में। अब हम आगे आते हैं 34 नंबर के बाद हमारा सवाल अगला है, 34 के बाद अगला आता है 35 नंबर सवाल आता है। थोड़ा 35 नंबर वाले सवाल को मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा 35 नंबर सवाल, ऑक्सीडेशन ऑफ A with HNO3H2O provides the products which is, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर एक सुगर दी हुई है, सुगर है जो भी है आप उसको देखिए। यहाँ कह रहा है कि इसका HNO3 के साथ वाटर लगा करके ऑक्सीडेशन किया जा रहा है, तो बताओ इसमें क्या होगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं कि क्या दिया है। OH दिया हुआ है प्राइमरी अल्कोहल की तरह, उसके बाद एक सेकेंडरी अल्कोहल है यहाँ पर ब्रोकन OH, उसके बाद है सॉलिड OH और है CHO। आसान सवाल है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है मेरी बात। यहाँ पर आपने नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया है मेरे बच्चों, तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा और CHO को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए आपका प्रोडक्ट बनेगा, पहले प्रोडक्ट लिख देता हूँ मैं आपके लिए। HNO3 लेंगे वाटर के साथ, तो ये बना लेगा, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा प्राइमरी अल्कोहल को, ये अल्कोहल ऐसा ही रहेगा, केवल प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो अब ये प्रोडक्ट जो आपका है सॉलिड है, अब जो ये आपका प्रोडक्ट है वो कैसा है वो आपको पता लगाना है। ये रेसमी मिक्सचर है, ये जो है आपका जो है इसमें आप कह सकते हैं कि प्लेनर सिमेट्री है, क्या है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर आएगा। और मेरे हिसाब से एक कार्बन ज्यादा बन गया है, यहाँ पर एक कार्बन ज्यादा बन गया है, ये है आपका।
तो आपको इसका आंसर निकालना है। ये आपके पास प्रोडक्ट है, बड़ा सिंपल सा है, रिएक्शन के साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री को जोड़ के पूछा गया है। अब रिएक्शन के साथ स्टीरियो आपके सामने लिखा हुआ है प्रोडक्ट, मैं इसको मिटा देता हूँ। रिएक्शन के साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री को जोड़ के पूछा गया है, आपके साफ साफ सामने दिखाई दे रहा है कि ये है प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड, यानी प्राइमरी अल्कोहल का एसिड बन रहा है और साथ साथ एल्डिहाइड का भी एसिड बन जा रहा है। और आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। आपके पास प्रोडक्ट है ऑप्टिकली एक्टिव एज रेसमी मिक्सचर। ठीक, मैं एक बार इसको थोड़ा सा आपके सामने रखता हूँ। 36 नंबर सवाल है हमारा। ठीक, इसके ऑप्शंस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शंस इसके देख लीजिए। बिल्कुल, ये है ऑप्शन हमारा। पहला कह रहा है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव एज इट्स रेसमी मिक्सचर, रेसमी मिक्सचर की तरह है। दूसरा कह रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव एज इट्स मीसो, मीसो। दूसरा कह रहा है ऑप्टिकली एक्टिव एज इट्स सिंगल डैश स्टीरियोमर। देखो ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि सिंगल डैश स्टीरियोमर का यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव एज इट्स सिंगल एनेंशियोमर, इसका देखिए सिंगल एनेंशियोमर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक ये होगा तो एक इसका मिरर इमेज होगा या तो, और या तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, दो ही कंसेप्ट होगा। ये पक्की बात है कि इसमें सिंगल डायस्टीरियोमर या सिंगल एनेंशियोमर का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो इसका फिशर बना लीजिए, फिशर बना करके चेक कर लीजिए, आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और आप पाएंगे कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है मेरे बच्चों, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और इनएक्टिव होगा मतलब मीसो होगा। यानी 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आंसर हो जाएगा 2, यानी सेकेंड। तो आपको जो है यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो है आंसर क्या होगा, इसका सेकंड हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया, एंड एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया, एंड साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर आप इसका इसमें नहीं समझ में आता तो आप फिशर पोजीशन में इसको चेंज कर लीजिए, देन यू विल गेट द आंसर। सो वीडियो क्वालिटी बट बिल्कुल ठीक है, आप अपना चेक करिए, क्योंकि यहाँ से परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। दैट विल बी योर प्रॉब्लम, इंटरनेट प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माइंड प्रॉब्लम। नाउ तो ये हमने पहला सवाल 35 नंबर सवाल जो था सॉल्व कर दिया। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, रिएजेंट को लगा करके दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है, प्राइमरी अल्कोहल को भी एल्डिहाइड का ओवर ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक में चेंज करना है उसको। अगर आप इसमें नहीं समझ पा रहे हैं तो फिशर में चेंज कर लीजिए, एंड देन यू विल गेट द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। क्लियर हो गया आपको, सवाल समझ में आ गया? इसका फिशर बना लीजिएगा अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है। चलिए बढ़िया, अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम, दैट इज 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें कोई बेहतरीन कांसेप्ट नहीं था, इसमें एक रिएजेंट लगाया था और उसके बाद सिंपल से आपसे पूछ रहा था। अब 36 नंबर सवाल लेते हैं, बढ़िया सवाल है, बढ़िया क्या आसान है, बट ये है कि आपको आना चाहिए तभी कर पाओगे सवाल को। तो हम थोड़ा सा लेते हैं, ये रहा इंग्लिश वाला सवाल, देखिए ये है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट बताओ, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। हम ये प्रोडक्ट आपके सामने पहले रिएक्टर लिख देते हैं, ये रिएक्टर लिख देते हैं, ये रहा हमारा रिएक्टर, पिरिडीन है एक्चुअली रिएक्टर, ब्रोमीन लगाया हुआ है यहाँ पर, मिथाइल है और ये क्लोरीन है। ठीक है, बड़े परफेक्ट। देखिए मैं आपको इसका आंसर निकालने का तरीका बताता हूँ। ऑप्शंस हैं जो भी आपके पास लिखा हुआ छोड़िए। पिरिडीन की रिंग है, हमें पता है कि पिरिडीन की रिंग पे नाइट्रोजन है जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं इन्वॉल्व है, और उसका नाइट्रोजन माइनस आई इफेक्ट डाल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट डाल रहा है। और इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपका जो पिरिडीन का रिंग है वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है। Br और Cl लगे हुए हैं, ये लिविंग ग्रुप्स हैं, आप अच्छी तरह से जानते हो। यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या दिया हुआ है, MEnH2, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, जाहिर सी बात है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लिविंग ग्रुप के हिसाब से अटैक नहीं करेगा, ये अटैक करेगा कि पिरिडीन के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है। पिरिडीन के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा कहाँ होता है, अल्फा पोजीशन पे होता है, या फिर जो है यानी सेकंड नंबर पे होता है, या फिर फोर्थ नंबर पे होता है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए Cl निकलेगा, इसका मतलब Br नहीं निकलेगा, तो Br कहाँ है, थर्ड नंबर पे। तो इसका मतलब सीधा सीधा इसमें आंसर है कि Cl निकलने वाला जो है वो आंसर सही है इसमें। देखो यहाँ भी Cl को निकाला नहीं है, ये कट गया,
यहाँ पे सीएल को नहीं निकाला, ये कट गया, यहाँ पे सीएल को नहीं निकाला, कट गया, आंसर आ गया देखो चौथा। इसका मतलब कितना प्यारा सवाल है कि अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है तो आंसर तक पहुंचने में चुटकियां भी नहीं लगेंगी। दैट विल बी योर आंसर। 36 का चौथा आंसर है, जिसमें सीएल को निकाला है वही सही आंसर है, बीआर को निकालने वाला सही नहीं है। अगर किसी ने ये बात नहीं पढ़ी है कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो मैकेनिज्म होती है वो होती है एक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, यानी कि पहले आप अटैक कराते हो न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, उसके बाद एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, उसके बाद लीविंग ग्रुप निकलता है। तो लीविंग ग्रुप का निकलना आरडीएस नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल का जोड़ना आरडीएस होता है। अब हमें पता है कि पिरिडीन में हम जब न्यूक्लियोफाइल जोड़ते हैं तो पिरिडीन में हम सेकंड नंबर पे या फोर्थ नंबर पे जोड़ते हैं। उसका कारण क्या है? एक तो जो से एनाइन बनता है, कार्बोनाइन बनता है, वो नाइट्रोजन पर जाता है, यानी नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज जनरेट करता है, और आपको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है और उस पर माइनस चार्ज स्टेबलाइज होगा। तो यही कारण है कि आप वहां पर सेकंड पे या फोर्थ पे कराते हो। तो सेकंड में यहाँ सीएल लगा है, थर्ड में यहाँ पर क्या लगा है? बीआर लगा हुआ है। तो अब निकालोगे क्या? आप निकालोगे सीएल। आप लिविंग टेंडेंसी नहीं देखोगे, आप देखोगे कि किस कार्बन पर अटैक करने के बाद बनने वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल है। दैट्स इट। गॉट इट बेटा? ये है हमारा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला सवाल लेते हैं, दैट इज 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल आपके साथ साथ सामने लिखा हुआ है, बड़ा प्यारा सवाल है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको करने में समय नहीं लगेगा, और नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर जब नहीं पढ़ा हुआ है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो फिर आप हमेशा सोचते ही रहेंगे। फिर दिखाई दे रहा है साफ साफ, इसमें दिख रहा है कि इसमें बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ तो फॉलोइंग डाइंस दी गई हैं और बोला डील्स रिएक्शन के लिए इसका ऑर्डर बताओ। पेरिसाइक्लिक बहुत जरूरी है, पेरिसाइक्लिक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने पेरिसाइक्लिक नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पेरिसाइक्लिक जरूर पढ़िए। पेरिसाइक्लिक के साथ रिएजेंट को, नेमरेशन को जोड़ के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए पेरिसाइक्लिक, स्पेशली नेट के पेपर के लिए। ठीक है मेरे बच्चों? देखिए यहाँ सवाल क्या कह रहा है, यहाँ सवाल कह रहा है कि हमारे पास डाइन एक तो ये दी गई है जिसके जो है इस फ्रंटियर कार्बन पे, फ्रंटियर कार्बन का मतलब होता है जो जहां से जो है टर्मिनल होता है, डाइन का जो टर्मिनल कार्बन है वो फ्रंटियर कार्बन है। इस पे बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है टर्सरी ग्लूटाइड, और यहाँ पर देखिए मिडिल में जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर दो मिडिल में जुड़े हुए हैं ऐसे। देखिए ये है टर्सरी ग्लूटाइल और एक आपका ये है टर्सरी ग्लूटाइल। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सबके सब ट्रांसवाइड फॉर्म में दिए गए हैं। ट्रांसवाइड का मतलब होता है कि ये जो सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड के थ्रू दोनों डबल बॉन्ड क्या है? एंटी जुड़े हुए हैं। तो ये वाला डबल बॉन्ड भी देखिए एंटी है, मतलब एंटी मतलब दोनों अपोजिट साइड में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सबका सब ट्रांसवाइड है, और अगर इसको बनाना है क्या डील सेल्डर रिएक्शन, तो सबको सिस्वाइड फॉर्म में जाना पड़ेगा। सिस्वाइड फॉर्म में जाने का मतलब क्या हो रहा है कि इसको भी ऐसे होना पड़ेगा, ऐसे होना पड़ेगा, और इसको भी क्या होना पड़ेगा? ऐसा होना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से जाना पड़ेगा इसको ऐसा करके, तब ये बॉन्ड बनाएगा, तब ये जो है डील सेल्डर रिएक्शन करेगा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जहां पर हिंड्रेंस में ऐसे बल्कि ग्रुप है तो यहाँ पर ट्रांसवाइड इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जब इसको ऐसे रोटेट करोगे तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होगा, तो ये इसको ट्रांसवाइड से सिस्वाइड में चेंज होने के लिए रोकेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम किनारे लगाते हो टर्सरी तो तुम उसको चेंज कर सकते हो ट्रांसवाइड से सिस्वाइड में, लेकिन हम मिडिल में लगाते हो अगर बल्कि ग्रुप, मिडिल कार्बन के डाइंस के मिडिल कार्बन पे, तो वहां बल्कि ग्रुप के साइज बढ़ने के साथ साथ ट्रांसवाइड का सिस्वाइड में चेंज होने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, और अगर कम हो जाएगा तो रेट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? इसका आंसर दिख रहा है, देखो पार्ट बी के सवालों पे तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है तुम्हें, सीधे सीधे तुम्हें आंसर मिलेगा। यानी सबसे कम रेट किसका है? सी का। तो सी का सबसे कम रेट किसमें है भैया? एक ही ऑप्शन है, लो आ गया आंसर। कितना प्यारा सवाल है, समय नहीं लगाना आपको, बिल्कुल नहीं सोचना है कि इसमें क्या होगा, अगर एक आता है तो सब आता है। चलो भाई, तो 37 नंबर क्लियर हो गया, आंसर हो गया इसका पहला डी ए एल एम सी। सी का सबसे कम रेट होगा क्योंकि इसका ट्रांसवाइड सिस्वाइड में चेंज नहीं हो पाएगा, इसका रेट सबसे कम होगा। ओके परफेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 37 नंबर के बाद आता है हमारा सवाल 38 नंबर। ये कह रहा है भैया कौन ऑप्टिकली एक्टिव है? बड़ा प्यारा सवाल है, सब देख लीजिएगा, ये बच्चों वाला सवाल है। किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, किसमें नहीं होगा, वो सब देखना है। इसमें मीजो देखना है आपको, मतलब कहने वाला किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये सब आप चेक कर लीजिएगा। इस सब सवालों उनके लिए आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं, जो भी थोड़ा बहुत स्टीरियोकेमिस्ट्री जानता है वो सवाल को सॉल्व कर लेगा। जस्ट चेक द प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका, इसको चेक कर लीजिएगा 38 नंबर। ठीक, अब आते हैं 39 नंबर सवाल पे। 39 नंबर सवाल हम लेते हैं, ये रहा हमारा 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल में कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन
विच प्रोवाइड 1 ब्यूटीन एज मेजर प्रोडक्ट। 1 ब्यूटीन समझते हैं ना, 1 ब्यूटीन का मतलब ये होता है, ये है 1 ब्यूटीन, देखिए ये इसको बोलते हैं 1 ब्यूटीन, जानते हैं 1 2 3 4 है ना। तो आप बताओ इसमें क्या बनेगा, इसमें 1 ब्यूटीन बनेगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई, एक ही एल्कीन बन सकती है यहाँ पे। और एलिमिनेशन कैसा होगा, E2 क्यों होगा एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कार्बन स्टेबल नहीं बनेगा और ना कार्बोकेटन बनने की कोई पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर मैकेनिज्म में सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बन सकती है, दैट विल बी E2। यहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चों, यहाँ पर बल्कि बेस है, यहाँ पर भी कार्बन नहीं बन सकता, कार्बोकेटन भी नहीं बन सकता, लेकिन कंसर्टेड मैकेनिज्म होगी। और कंसर्टेड मैकेनिज्म में तुम्हें पता है 2 प्रोडक्ट बन सकता है, एक बनेगा ये और एक बनेगा तुम्हारा, एक बनेगा ट्रांस टू ब्यूटीन, एक बनेगा मतलब ट्रांस कह रहा हूँ, हाँ ट्रांस टू ब्यूटीन, और एक बनेगा 1 ब्यूटीन। तो ये होगा मेजर, क्योंकि सेट जेएफ है, एलिमिनेशन E2 है और प्रोडक्ट ये मेजर बनेगा क्योंकि यहाँ पर सेट जेएफ एलिमिनेशन हो रहा है, तो यहाँ तो नहीं बनेगा इसमें। अब आ जाओ इसमें, ये है कि अगर देखो क्या होता है, 3 कंडीशन 4 कंडीशन होती है जिसमें E2 एलिमिनेशन जो हाफ मैन एलिमिनेशन होता है वो मेजर प्रोडक्ट देता है, या तो बल्कि लीविंग ग्रुप हो, या फिर बल्कि बेस हो, या फिर जो है वो बल्कि मतलब सबस्ट्रेट हो, मतलब बल्कि लीविंग ग्रुप हो, या फिर बल्कि बेस हो, या फिर पुअर लीविंग ग्रुप हो, या फिर कॉन्जुगेशन आने की पॉसिबिलिटी हो, ये 4 कंडीशन होती है। तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ बल्कि बेस ही है, ओके यहाँ बल्कि बेस ही है, ठीक, तो बल्कि बेस ही है, तो भाई यहाँ पर भी क्या होगा, बल्कि बेस है यहाँ पर भाई, यहाँ बल्कि बेस लगा हुआ है, यहाँ बल्कि बेस है, लेकिन सबस्ट्रेट बल्कि नहीं है। चलो एक बार चेक करेंगे, जो ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ होना चाहिए किसको प्रोडक्ट, यहाँ पर भी 1 ब्यूटीन को ही मेजर होना चाहिए क्योंकि हमने बल्कि बेस लिया हुआ है, ठीक है ओके। यहाँ पर भी क्या हो सकता है, 1 ब्यूटीन हो सकता है, रुक जाइए चेक करेंगे। अब यहाँ पर तो भाई 1 ब्यूटीन ही बनना है क्योंकि यहाँ पर बल्कि सबस्ट्रेट है, ये हाफ मैन एलिमिनेशन है, यहाँ पर तो हमेशा बिल्कुल यही बनना है 1 ब्यूटीन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये है E1 एलिमिनेशन, यहाँ तो भाई बिल्कुल नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटन मैकेनिज्म होगी। और E1 एलिमिनेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, E1 एलिमिनेशन में हमेशा वो प्रोडक्ट बनता है जो ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि सेट जेएफ। तो यहाँ तो बात क्लियर है। अब हम ऑप्शंस पे थोड़ा आते हैं, तो तब पता चलेगा। ए तो पक्का सही है, ए तो पक्का सही है। अब हम और सी पक्का सही है, अब थोड़ा ऑप्शंस मिलाते हैं, हमको समझ में आ जाएगी बात। और ए और सी तो होगा ही होगा। अब आते हैं ऑप्शन देखिए, देख लिया नहीं है ना ऑप्शन में, देखिए ये रहा ए और सी। देखो ए और सी दिया हुआ है, जबकि तुम्हारा एक नहीं हो सकता, इसमें डी नहीं हो सकता, तो सी डी ये कट गया, ए अलोन ये भी कट गया, ये वाला भी कट गया, बचा केवल ए बी। अब देखो बी तुम्हारा सी तो पक्का होगा, लेकिन बी हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ बी क्यों नहीं है आपका, हाफ मैन प्रोडक्ट दे रहा है, मैं बताता हूँ कारण बताता हूँ। ये रहा आपका, देखिए सवाल, बिल्कुल ये रहा सवाल। देखिए यहाँ ऑप्शन में थोड़ा फंसाने वाला ऑप्शन जरूर है, थोड़ा लगता है देखने पे, मैं ध्यान नीचे कर देता हूँ उसको, ये रहा आपका, ये रहा, बिल्कुल। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने लिखा है ये ट्रांस 2 ब्यूटीन और एक 1 ब्यूटीन, ये बेस बल्कि जरूर है, लेकिन इतना बल्कि भी नहीं है कि सबस्ट्रेट के साथ E2 एलिमिनेशन दे सके। मैं आपको बताता हूं, बल्कि बेस होना चाहिए, वो मेजर प्रोडक्ट देता है हाफ मैन एलिमिनेशन का, ये बात सही है, लेकिन बल्कि बेस के साथ साथ सबस्ट्रेट भी इतना बल्कि होना चाहिए। टर्सरी बुटाक्साइड इतना बल्कि नहीं होता है कि वो हमेशा हाफ मैन प्रोडक्ट दे, और स्पेशली वो हाफ मैन प्रोडक्ट दे सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर मैंने देखा भाई, मैं भी रुका कि भाई मैंने सेट जेएफ बता दिया है, देखता हूँ मैं ऑप्शन में क्या दिया, अगर दिया है तो ठीक है, चेक करो उसमें चेक करो कि ऑप्शन कैसे दिया गया है। मतलब तुम अगर टर्सरी बुटाक्साइड लोगे तो वो सेट जेएफ के साथ भी जा सकता है, हाफ मैन के साथ भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे। क्योंकि यहाँ पर सबस्ट्रेट बहुत हिंडर्ड नहीं था, इसलिए वहां पर वो मेजर नहीं बना पाया, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं, ठीक। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम गए हाफ मैन, तो सबस्ट्रेट बल्कि उसमें हावी, बिना सोचे समझे आपको हाफ मैन ही मारना है, कुछ सोचना ही नहीं आपको। और बाकी पहला वाला तो आपको मैंने बता दिया, उसमें तो पॉसिबिलिटी ही नहीं, केवल एक ही तरफ से पॉसिबिलिटी है बीआर के बगल में निकलने की, तो इसका मतलब वो तो हाफ मैन देना ही देना है, उसमें तो एक ही प्रोडक्ट बन सकता है 1 ब्यूटीन, इसमें तो प्रोडक्ट ही एक ही बन सकता है 1 ब्यूटीन, क्योंकि बीआर इसके बगल में एक ही हाइड्रोजन है, एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी ही नहीं। तो उसके हिसाब से हम गए, हमको ऑप्शन मिल गया, तो इस तरह से हमें करना है, ठीक है। मतलब ऑप्शंस के डिमांड पे करिए सवाल को, ना कि अपने ज्ञान के डिमांड पे, ज्ञान का लगाइए लेकिन ऑप्शन भी देखते रहिए, ठीक। तो आगे बढ़े, अगला सवाल लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 40 उठा लिया, देखिए 40 दिख रहा होगा आपको, इसमें ये कह रहा है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट बताओ इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। सवाल क्या है थोड़ा लिख लेते हैं, सवाल क्या है लिख लेते हैं, OH। सवाल को ना देख के किया करो, देख के करोगे तो करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखो साफ साफ समझ में आ रहा है, कह रहा है एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट है,
एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट है और साफ साफ तुमको दिखाई दे रहा होगा प्रोडक्ट में, यहाँ पर OH का OH ही है, यहाँ पर OH का Cl हो गया है, यहाँ पर OH का डबल बॉन्ड O हो गया है, और यहाँ पर तो कुछ गायब ही कर दिया है, OH को ही गायब कर दिया है। कार्बोकेटाइन में बेटा, कार्बोकेटाइन के केस में हमेशा स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनाओ, कोई भी कार्बोकेटाइन बनाओ, and check the stability of carbocation whether the rearrangement is possible or not. If the rearrangement is possible, then do the rearrangement. कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कर लो। कार्बोकेटाइन में हमेशा मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाया जाता है, यानी कि सैडजेफ एल्कीन वाला प्रोडक्ट। ठीक, ये है सही आंसर। सैडजेफ प्रोडक्ट बनाना है तुमको सर, सैडजेफ प्रोडक्ट। ओके बेटा, परफेक्ट। आगे बढ़े। तो इसमें हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि ये ऑप्शन तो भाई किसी भी तरीके से साफ साफ नहीं लगता है कि OH को तोड़ देंगे, तो ये तो गलत है। और OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, तो OH को तो हम निकाल ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, तो गलत ही है। तो ये भी कट गया हमारा, ये भी कट गया हमारा। और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में कन्वर्ट किया गया है, और सोडियम बाइकार्बोनेट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट तो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कर गया। देखो कितना प्यारा तरीका है मेरा, कितना प्यारा तरीका है। अगर तुम इस तरीके से जाते हो तो तुम कितने आसानी से आंसर पे पहुंच सकते हो, बिना मैकेनिज्म किए हुए, बिना मैकेनिज्म करे हुए। अगर किसी सवाल को करना है तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ऑप्शन को उसके डिमांड पर चेक करो, रिएजेंट को उसके साथ दिए हुए ऑप्शन के साथ मिलाकर चेक करो। क्या करता है बाद में देखेंगे, पहले देखो क्या ये OH अच्छा लीविंग ग्रुप है, नहीं अच्छा लीविंग ग्रुप है मेरे भाई, इसको नहीं निकाल सकते तुम, तो तुम्हारा दूसरा चौथा कट गया। अब बचा पहला और तीसरा। पहला और तीसरे में तीसरा इसलिए कट गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड को OH को डबल बॉन्डों में चेंज कर सके, तो दैट मींस कि तीसरा भी कट गया। आंसर आ गया पहला। कितना प्यारा सवाल। तो ये देखिए, इसमें हमने बात कर ली सवाल की, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके, सो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सवाल 8B के सवालों में टाइम नहीं लगा है। हाँ, ये रहा हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 41 है ना यार, 41। ये रहा हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है क्या, मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। क्या रहा, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द हाईएस्ट रेट फॉर SN1 मैकेनिज्म। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जिसने मैकेनिज्म नहीं पढ़ी है, मैकेनिज्म बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सवाल में मैकेनिज्म जरूर पूछता है। पहले क्या करता था, मैकेनिज्म नहीं पूछता था। पहले क्या करता था, मैकेनिज्म को अवॉइड कर देता था। अब ऐसा नहीं करता वो, अब मैकेनिज्म जरूर पूछता है। और अब तो नेम रिएक्शन भी डाल के पूछने लगा है, पहले तो नेम रिएक्शन भी कुछ ही आते थे, अब नेम रिएक्शन भी डाल के पूछने लगा है। तो आपको इन सब चीजों को जरूर पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे से जिसने समझ के पढ़ा है वही पेपर में सवाल कर पाएगा। ओके, अब हम आते हैं, देखिए सवाल को लेते हैं। सवाल अच्छा है, कह रहा है SN1 का रेट बताओ। तो साफ साफ हमें यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि SN1 मैकेनिज्म के थ्रू क्या रहा है। देखिए हाईएस्ट रेट फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू SN1। अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन देगा और कैसे देगा, वो थोड़ी देखने वाली बात है। पहले सबस्ट्रेट लिख लेते हैं। अब कहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, देखिए बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करिएगा मैकेनिज्म के सवालों को। पेपर में मैकेनिज्म के सवालों में बिल्कुल जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है मेरे बच्चों। अगर जल्दीबाजी करेंगे तुरंत गलत हो जाएगा। NO2 लिखा है, वो NO2 है, NH2 नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ सुनिए मेरी बात, सब में देखो NO2 है, सब में NO2 है, तो NO2 का इफेक्ट मत लगाने लगना। NO2 का इफेक्ट सब में बराबर है, सब में कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल है, और वो भी कैसा एस्टर की तरह है। केवल देखो अंतर कहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन पर जुड़े हुए ग्रुप से आ रहा है। इसका मतलब SN1 तुमको यहाँ पर लगाना है, ना कि और कहीं लगाना है, क्योंकि और कहीं SN1 लगेगा ही नहीं। SN1 सिर्फ इस कार्बन पे लग सकता है, वो भी यहाँ पर अगर ये कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू जाए तो सवाल को सवाल के डिमांड के थ्रू समझो। अगर तुम ये सवाल एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। कोई बच्चा पूछता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी मैकेनिज्म लगानी है, हमें कैसे सोचना है। सवाल का ऑप्शन तुमको अपने आंसर तक पहुंचने में मदद करेगा। ऑप्शन में जो चीजें जिस तरह से दी गई हैं मेरे बच्चों, वैसे ही लगाने का प्रयास करो। अगर कभी उस तरह से लगाओगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या है यहाँ पर, मतलब NO2 सब में है, इसका मतलब NO2 का इफेक्ट बराबर है। अब यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पर तो तुम कहीं SN1 करा नहीं सकते, SN1 कह रहा है ये,
और SN1 करा सकते हो तो यहीं तोड़ कर करा सकते हो, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और साफ साफ दिख रहा है कि सबसे स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन ये बनेगा और इसमें 9 हाइपर कंजुगेशन होंगे। यहाँ पर कार्बोकेटाइन जो बनेगा उसमें 3 3 6, और यहाँ तो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, सब 6 हाइपर कंजुगेशन लगेगा यहाँ पे, ठीक। और तीसरे में देखो, तीसरे में यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ पर 3 यहाँ से लगेगा, 3 हाइपर, यानी कि केवल 4 हाइपर कंजुगेशन लगेगा। और यहाँ पे तुम तोड़ के कार्बन बनाओगे इस कार्बन पे, तो यहाँ कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा जो इसके जो बगल में हाइड्रोजन है, सिग्मा है, मतलब जो इसके बगल में इस कार्बन जिस पे कार्बन बना रहे हो तुम, ये जो कार्बन बनाओगे तो ऐसे करके यहाँ पर, अगर यहाँ पर तुमने ये 3 टर्सरी ब्यूटाइल ऐसे लगा दिए ऐसे ऐसे, तो यहाँ तो खत्म कर दिया ना तुमने, इसके बगल में हाइड्रोजन ही खत्म कर दिया, तो यहाँ तो हाइपर कंजुगेशन ही खत्म हो गया। अगर हाइपर कंजुगेशन खत्म तो इसका मतलब क्या है, ये सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। इसका मतलब सबसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका अमंग द फॉलोइंग कह रहा हाईएस्ट पूछ रहा है, तो हाईएस्ट इसका पहला हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितना प्यारा सवाल है, सबके समझ में आ गया, सबके समझ में आ गया ना मेरे बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। आप बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हो, लेकिन अपना दिमाग खोल करके ऑप्शंस के थ्रू कोरिलेट करते हुए करो, कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी। डर तो कभी आप अपने मन में रखिए ही मत, बिल्कुल बिंदास तरीके से सवाल को सॉल्व करिए। ओके, आगे बढ़े, चलिए अब हम आ जाते हैं 41 के बाद आते हैं मेरे बच्चों। कौन सा सवाल है इसके बाद, 42 सवाल है। ये सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, मैकेनिज्म के सवाल होता है, थोड़ा देख के करेंगे। देखिए ये सवाल तो चुटकियों में उड़ाने वाला सवाल है, इससे तो मैं समय नहीं खराब करना चाहूंगा। मेरे पास 2 है, एन है, ओ है। कोई कहता है ना सर कैसे पता चलेगा कि एन पे भी जाएगा और ओ पे भी जाएगा, तो भाई ऑप्शन देख लो, किसी एक पे जोड़ा है और एन पे इसलिए जुड़ेगा क्योंकि एन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। ये कट गया, ये कट गया, और एसाइलेशन होगा तो ये भी कट गया, क्योंकि यहाँ तो निकाला ही नहीं लीविंग ग्रुप, तो दूसरा आंसर हो गया। कितना सवाल आसान है, बताओ कौन बच्चा इसको नहीं कर सकता, कौन बच्चा है जो इस सवाल को नहीं सॉल्व कर सकता। मैं सारे ऑप्शन दिखा देता हूँ, सारे ऑप्शन विजिबल हो नहीं रहे एक्चुअली, तो ये थोड़ा सारे ऑप्शन विजिबल हो गए। तो यहाँ पर 41 का डी दिया है, क्या करें भाई 41 क्या है, रुक जाओ तो देख लेता हूँ। 41 का मैं भी देख लेता हूँ, मैं भी चेक कर लेता हूँ, मैं भी चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ओके, मैं देख लेता हूँ क्या पूछ क्या रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, रुक जाओ, कोई समस्या नहीं है। आई विल चेक, आई विल लेट मी चेक क्या कह रहा है। कार्बन तो सही बनाया हमने, ओके 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 ओके, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म जो है कह रहा है, तो SN1 मैकेनिज्म में तो कार्बोकेटाइन बनेगा, तो फिर एसाइल कार्बन पे होगा। रुक जाइए, फिर मुझे चेक करने दीजिए, रुक जाइए, चेक करने दीजिए। among the following compound that have highest rate for nucleophilic substitution। अब भाई देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर तुम इस पे कहोगे तो रिंग पे तो कहीं नहीं होगा, इस कार्बन पे होगा, इस कार्बन पे होगा। वैसे देखो अब इसमें हाइड्रोलिसिस वगैरह तो कुछ लिखा नहीं है। अब या तो एक ही पॉसिबिलिटी है SN1 मैकेनिज्म की कि भाई यहाँ पर प्रोटोनेट करो, अगर यहाँ बिना बिना SN1 वैसे हो ही नहीं सकता। अगर प्रोटोनेट तुमने यहाँ कर दिया और ऐसे तोड़ दिया तो कार्बन बनेगा, और सब में सेम कार्बन बनेगा, तो ये हो नहीं सकता। बिल्कुल बेटा, इसमें आपको मैं बता दूं दैट इज इनकरेक्ट, रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। अगर आंसर चौथा दिया है तो सही कर लीजिए, गलत है वो पहला आंसर इसका होगा, क्योंकि आप अगर ये कार्बन बनाते हैं, प्लीज इसको सही कर लीजिए। अगर आपने ऑप्शन वो दिया है, आपके पास ये कार्बोकेटाइन है और आपके पास एक कार्बोकेटाइन ये है, मैंने चेक कर लिया, ठीक है, ऑप्शन वही दिया हुआ है जो आप बोल रही हैं, लेकिन वो गलत है, तो सही कर लीजिए प्लीज। आप बताइए कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा, विच कार्बन इज मोस्ट स्टेबल, दिस कार्बोकेटाइन और दिस कार्बोकेटाइन। ये कार्बन ज्यादा स्टेबल है कि ये, साफ साफ दिख रहा है भाई कि इसमें 1 2 3 मतलब कितने हाइपर कंजुगेशन में 9 हाइपर कंजुगेशन होंगे, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं। और अगर तुमने एक रीअरेंजमेंट करा भी दिया तब भी इतने हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा जितना हाइपर कंजुगेशन यहाँ बन रहे हैं, तो संभव ही नहीं है। और ये प्लस साइड आ रहा है, ठीक है, लेकिन इतना स्टेबल नहीं है, सो दैट इज रॉन्ग। सही कर लीजिए उसको, ठीक। आप CSIR का पेपर दे रहे हैं, अपना दिमाग खोल के दीजिए, वहां गलतियां होती हैं उनको सही कर लिया करिए।
सही आंसर होगा इसका फर्स्ट। ठीक, वही मैकेनिज्म होगी जो मैं बता रहा था SN1 और हो नहीं सकता कोई। चलिए प्लीज इसका सवाल का आंसर सही कर लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा, भले कोई भी ऑप्शन दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल को अपने हिसाब से करिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हम सवाल कौन सा ले रहे थे? ये सवाल ले रहे थे, इसका आंसर तो हमने बता दिया ना आपको। ये सवाल तो क्लियर हो गया ना आपको? N और OH में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? N की, OH की कम है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ दिए हैं। N वाला तो जहां O का किया है तो कट गया, ये वाला कट गया और एक ये कट गया, दो बचे। और ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल ये है COMe, तो COMe लगेगा, ये भी कट गया। और ये तो यार बहुत आसान सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, ये तो 10+2 से पढ़ते आ रहे होंगे आप। अब बताइए इस सवालों को सॉल्व करने में कितना समय लगेगा? सो प्लीज इसको सही कर लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट विल बी सेकंड आंसर। सेकंड आंसर विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर कभी भी पेपर में आप करेंगे ना तो आप रट्टे के हिसाब से करेंगे, ना तो आप किसी भी तरीके से जो है वो ये देखेंगे मैंने तो ऐसा पढ़ा था ऐसा होगा, नहीं, दिमाग लगाइए, मैकेनिज्म में दिमाग लगाइए, आपको सही आंसर हमेशा मिलेगा। बढ़िया बढ़िया। अब हम आगे आते हैं 42 हमने डिस्कस कर लिया, 43 भी लिखा हुआ है, 43 देख लो, 43 भी लिखा हुआ है, 43 देख लो। ये रहा 43, थोड़ा सा इंग्लिश वाला पार्ट वो ऊपर कर देता हूँ। बिल्कुल, द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोनाइट्राइल कह रहा है। मैकेनिज्म क्या होगी? बहुत साफ साफ बात है बेटा, मैकेनिज्म देखो कितना मैकेनिज्म पर फोकस कर रहा है। मैंने मैकेनिज्म नहीं आएगा तो सवाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैकेनिज्म तो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही आती है, ये बात समझ लो। देखो ये बात समझ लो, अगर एसिड लोगे तो प्रोटोनेशन में नाइट्रोजन पर ही पहले प्रोटॉन जुड़ेगा, नाइट्रोजन पे प्रोटॉन जुड़ने के बाद इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब कि अब जो है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा फ्लैश हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे पास मान लीजिए कि ये हमारे पास है, ये रहा हमारे पास, अगर तुमने नाइट्रोजन पे जोड़ा है मान लो प्रोटॉन, तो ये इसलिए जोड़ा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाए, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी फिर वाटर अटैक करेगा, तो वाटर ने अटैक किया, तो यही सही मैकेनिज्म है। देख लेते हैं ऐसा कहाँ मैकेनिज्म है। ये कितना प्यारा सवाल है यार, कितना प्यारा सवाल है। ये रहा देखिए इसका, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर सेकंड। सारे जो है वो ऑप्शंस के हिसाब से ही आपको आंसर मिल जाएंगे। देखिए ये हमारा आंसर सेकंड है, और देखिए कितना आसान है कि पहले प्रोटोनेशन होगा, फिर इस नाइट्रोजन की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, देन दोबारा अटैक होगा उसका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आप चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 43 का सेकंड आंसर हमने बताया, बिल्कुल सही है, 43 का सेकंड आंसर ही है, हमने यहाँ पर टिक कर दिया उसको। और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से समझने की कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 में, कुछ ज्यादा बताना भी नहीं हमको। सबसे ज्यादा हमने सवाल पहले सवाल पे ही लिया था, सबसे ज्यादा डिस्कशन, क्योंकि वो सबसे ज्यादा समझने वाला था, वो हमने उसे एक्चुअली पढ़ाया भी नहीं है, वो थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा स्कैटर्ड है, अलग अलग जगहों पे है, तो उसको मैंने इकट्ठा कर दिया एक जगह पे आपके लिए। 43 के बाद आगे बढ़ते हैं, 43 के बाद आगे बढ़ते हैं, बड़ा प्यारा सवाल है, देखिए ये आ गया ना। अब ये सवाल तो भाई मैं डिस्कस कैसे करूँ आपके लिए, ये एक्चुअली हैमेट का सवाल है। हैमेट भी अभी आपको गेट के लिए पढ़ाऊंगा, अभी आप नेट के लिए तो हैमेट क्वेश्चन छोड़ दीजिए, वैसे हैमेट का सवाल है, बट फिर भी मैं थोड़ा आपको रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, थोड़ा सा, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिया गया है इस रिएक्शन का, स्पीसीज ए का। ये आपके पास बेंजीन है, बेंजीन के पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन लगाया गया है, और ये एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें ये एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, पहले एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल बनता है, फिर एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ हल्का सा, जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बेंजीन रिंग पर एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन के बाद पहले एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज्यादा हो, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में हो, पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में हो, या फिर किसी वैकेंट ऑर्बिटल के साथ हो, जैसे कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, जैसे रायमंड-टीमान रिएक्शन में होता है। उसके बाद वो एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल पहले क्या करता है, पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है, किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ। मतलब क्या करता है, पहले बेंजीन रिंग के साथ जो ये पाई क्लाउड होता है इसके साथ जुड़ता है पहले लूज बॉन्ड के साथ, फिर पाई बॉन्ड पाई कॉम्प्लेक्स सिग्मा कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है, उसके बाद कार्बोनेन बन जाता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का मतलब कार्बोकेटायन, फिर उसके बाद फिर से जो होता है वो प्रोटॉन निकलता है, जहां से कार्बन बनता है, स्टेबलाइज होता है कार्बन एरोमेटिक रिंग से, रेजोनेंस से। उसके बाद जो होता है जहां पर वो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है उसके इप्सो से हाइड्रोजन जो है वो निकलता है, और निकल के फिर से वो पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है, जुड़ जाता है पाई क्लाउड के साथ जाके, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा यहाँ डायग्राम देखिए, थोड़ा सा आपको समझ में आएगी बात।
आपको समझ में आएगी बात। बड़ी आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें हेमेट है नहीं, चाहिए हेमेट का कोई रोल नहीं है इसमें। सवाल लेकिन आसान है। देखिए ऐसा होता है, देखिए सवाल ये पहले तो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से फिर क्या हुआ, पहले एक पाई कॉम्प्लेक्स बना, फिर पाई कॉम्प्लेक्स के बाद फिर ये इंटरमीडिएट बना, मतलब कार्बोडाइन बना, फिर उसके बाद इससे थोड़े कम एक्टिवेशन एनर्जी के साथ ये थर्ड बना, मतलब दूसरा पाई कॉम्प्लेक्स बना। और ये देखिए साफ साफ दिखाता है, ऐसा ग्राफ साफ साफ दिखाता है। क्या ग्राफ दिखाता है साफ साफ, मेरी बात सुनिएगा। अगर कोई भी मैकेनिज्म दो स्टेप में हो रही है, अगर कोई भी मैकेनिज्म दो स्टेप में हो रही है, तो वहां पर अगर आपके पास कोई भी मैकेनिज्म दो स्टेप में हो रही है और आपके पास ग्राफ ऐसा है, तो देखिएगा इसमें ये हमारे पास देखिए ग्राफ है। इस एक्सिस पे हमने क्या दिखा रखा है, इस एक्सिस पे हमने दिखा रखा है एनर्जी, इस एक्सिस पे दिखा रखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्शन का प्रोग्रेस दिखा रखा है। यही होता है इसका मतलब एक्सिस, जिस पे एक्सिस पे आपका रिएक्शन हो रहा है, प्रोग्रेस दिखा रहा है। ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, और ये हमारा प्रोडक्ट है। साफ साफ है कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्योंकि अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसका मतलब रिएक्शन में ज्यादा स्टेबिलिटी गेन की गई है, इसका मतलब एनर्जी निकली है। तो ये मतलब रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और साथ साथ क्या है मेरे बच्चों, यहां पर अगर आपके पास दो ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब दो अनस्टेबल इंटरमीडिएट है और एक स्टेबल इंटरमीडिएट है। अनस्टेबल इंटरमीडिएट को हम सिग्मा जो है वो ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट्स हैं दो, कि भाई एक बार तो जो है वो जुड़ने से पहले, मतलब कि NO2 प्लस जो ये एसाइल इलेक्ट्रोफाइल था, उस इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनी, और एक बार जब H+2 था तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनी। तो दो ट्रांजिशन स्टेट की पॉसिबिलिटी है। और अगर मान लीजिए कि पहली ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी दूसरे ट्रांजिशन स्टेट से जो है वो कम है, पहले ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है वो दूसरे ट्रांजिशन स्टेट से जो है वो अगर जो है ज्यादा है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी इससे ज्यादा है। इसका मतलब पहला स्टेप क्या है मेरे बच्चों, स्लो है। पहला स्टेप क्या है, स्लो है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर इसकी हाइट इससे ज्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि पहला वाला स्टेप जो है वो हमारा क्या है, वो पहला वाला स्टेप हमारा जो है वो स्लो स्टेप है, दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप है। साफ साफ दिख रहा है। देखिए यहां से प्रोडक्ट बनाने के लिए कम एनर्जी है, लेकिन आपको इस कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी दी गई है। देखिए तो इसका मतलब है कि ये वाला जो ग्राफ होगा, ये ऐसा ग्राफ जो होता है हमेशा आपको उस दो स्टेप के रिएक्शन में मिलता है, जिसमें पहला स्टेप स्लो होता है और दूसरा स्टेप फास्ट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए पहला स्टेप क्या हो हमारा फास्ट हो और दूसरा स्टेप स्लो हो, मान लीजिए पहला स्टेप फास्ट हो दूसरा स्टेप स्लो हो, देखिए कैसे ऐसे होगा ग्राफ। फिर ये ऐसा होगा ग्राफ। फिर ये साफ साफ दिख रहा है, देखिए कि हमारा दो स्टेप की मैकेनिज्म है। पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा। पहला स्टेप जो है फास्ट है, दूसरा स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप स्लो है। दूसरा स्टेप क्यों स्लो है, क्योंकि उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी एनर्जी ज्यादा लग रही है। देखिए ये ट्रू इंटरमीडिएट है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जो ये इस तरीके के ग्राफ होते हैं उसमें जिस इंटरमीडिएट की एनर्जी जो है वो कम मिले आपको, उसको हम बोलते हैं ट्रू इंटरमीडिएट, मतलब जैसे कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, ऐसे इंटरमीडिएट ट्रू इंटरमीडिएट होते हैं। और जो ट्रांसफर स्टेट होती है दैट इज आपका लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर जो है आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट है। यहाँ पे पहला स्टेप जो है वो फास्ट है और दूसरा स्टेप स्लो है। तो दो स्टेप के मैकेनिज्म में ऐसा रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको मिलता है। थोड़ा सा आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं गेट के लिए, ठीक है, गेट के लिए और अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको, क्योंकि गेट में से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो इसमें आपको ये साफ साफ समझ में आ गया होगा कि ये कार्बोकैटायन है आपका। कितना प्यारा सवाल है, देखिए इसमें ये है सिग्मा कॉम्प्लेक्स यानी कार्बोकैटायन, और वो है ये सेकंड। तो आंसर हमको मिल गया सेकंड, दूसरे का सेकंड, ये हो गया देखिए दूसरे का सेकंड। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें यहाँ से पूछ रहा है कि एक ये दिया गया है कुछ इंटरमीडिएट, ये कौन सा स्पीसीज इसको इंडिकेट कर रहा है वो बताओ। तो एक है इस इलेक्ट्रोफाइल का इससे जुड़ते समय ट्रांसफर स्टेट लूज बॉन्ड जो बना है, और उसके बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स यानी कार्बोटन का बनना, एंड देन फिर जो है उसके बाद फिर प्रोटॉन निकल गया उसके एक्सो से जहां से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, एंड प्रोटॉन निकलने के पहले या प्रोडक्ट बनने के पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जो यहाँ पर है।
और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसकी कम है, इसका मतलब पहला रेट स्लो है, दूसरा रेट फास्ट है, जो यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। तो देख लीजिए सवाल को, बढ़िया सवाल है, समझ में आ गया होगा मेरी बात आपको। और अब इसके बाद हम आखिरी सवाल लेंगे, क्लियर हो गई होगी आपको ये बात। बहुत अच्छा सवाल है। जब आपको पहले वाले, जब कभी भी किसी रिएक्शन में आपको एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट से दो हम्प मिले, हम्प मतलब दो आपको इस तरीके से मिले कि तीन इंटरमीडिएट मिल जाए एक तरह से, एक इंटरमीडिएट, एक ट्रांसफर स्टेट जो उसमें सबसे कम एनर्जी का इंटरमीडिएट होता है उसको बोलते हैं ट्रू इंटरमीडिएट, और जो तो हायर एनर्जी के होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसफर स्टेट। तो पहले का ट्रांसफर स्टेट मतलब कि जैसे अब आप बोल रहे हो कि NO2 हमने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के पहले का ट्रांसफर स्टेट कि जुड़ा नहीं है पूरी तरीके से, और निकल रहा है मान लीजिए H+, तो निकलने के पहले का ट्रांसफर स्टेट कि पूरी तरह से निकला नहीं है, और बीच में ट्रू इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकेटायन। तो ये है मैकेनिज्म एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, यानी फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। और देखिए कितना प्यारे तरीके से दिया गया है इसको। ठीक, तो अब ऐसे सवाल अच्छे पूछे जाते हैं मैकेनिज्म के, तो आप इनको अच्छे से करिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल मेरे सवालों को, आसान सवाल होते हैं। अब हम आखिरी सवाल लेते हैं, 45 नंबर का सवाल देखते हैं। कौन सा है 45 नंबर का सवाल? दो सवाल बचे हैं बस, ठीक, एक लगा है 45 नंबर सवाल, एक 46, उसके बाद बी पार्ट खत्म हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, इसमें तो अगर जिसको पढ़ा हुआ है ना तो वो तो चुटकियों में कर देगा सवाल को, नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर तो चुटकियों में छोड़ देगा फिर, है ना। ये है सवाल। अब सुनो मेरी बात बेटा, सुनो सुनो सुनो, एक ट्रिक सुनो। अगर किसी रिएक्शन में दो डबल बॉन्ड हों, लिख लो इस बात को, अगर किसी रिएक्शन में दो डबल बॉन्ड हों, और अगर किसी रिएक्शन में दो डबल बॉन्ड हों और किसी एक डबल बॉन्ड के बगल में एलाइलिक हाइड्रोजन हो, चाहे दोनों डबल बॉन्ड के बगल में एलाइलिक हाइड्रोजन हो, कोई समस्या नहीं है। अगर किसी रिएक्शन में किसी सबस्ट्रेट में दो डबल बॉन्ड हैं और किसी भी डबल बॉन्ड के बगल में एलाइलिक हाइड्रोजन है, चाहे दोनों डबल बॉन्ड के बगल में भी एलाइलिक हाइड्रोजन हो सकता है, और आपको वहां पर लुईस एसिड दिया गया हो या फिर हीट दी गई हो, लुईस एसिड जिंक का दिया गया हो या फिर एल्युमिनियम का दिया गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर आपको एल्युमिनियम का मिलेगा, लेकिन जिंक का भी मिल सकता है, लेकिन कोई भी लुईस एसिड हो सकता है मेटल का, ज्यादातर आपको लुईस एसिड एल्युमिनियम का मिलेगा। और 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन किया गया हो, किसका फॉर्मेशन किया गया हो? 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन किया गया हो। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा वहां पर एक ही रिएक्शन पॉसिबल होता है, ईन रिएक्शन, जिसको हम एल्डर ईन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक, एल्डर ईन रिएक्शन भी कहते हैं उसको हम। ये बड़ा खास बात है। देखिए दो डबल बॉन्ड है, दोनों के पास एलाइलिक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एलाइलिक हाइड्रोजन है और इसके पास भी एलाइलिक हाइड्रोजन है, यहाँ भी इधर भी। तो यहाँ पर आपको, और रिएजेंट क्या दिया गया है थोड़ा देख लेते हैं। लुईस एसिड दिया गया हो, चाहे वो एल्युमिनियम का हो, कॉपर का हो, जिंक का हो, मैग्नीशियम का हो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर पहचान ना पाए आप लोग, इसलिए इन्होंने मैग्नीशियम परक्लोरेट दिया है, मैग्नीशियम परक्लोरेट दिया है ताकि पहचान ना सके कोई इसको। ऐसी चीजों को थोड़ा ट्रिक से किया करिए, जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताया इसको लिख लीजिए, ये कभी भूलेंगे नहीं आप। यहाँ पर एक ही रिएक्शन है, एल्डर रिएक्शन, फिर देखते ही कर देंगे आप। और नहीं तो अगर आप सोचेंगे कि मैं इसका मैकेनिज्म बना दूंगा तो भूल जाइए, फिर मैकेनिज्म बना के तो कर चुके हैं इसको। ठीक है, मैं थोड़ा इसको यहाँ से क्या करना चाहूंगा, इसको यहाँ से हटाना चाहूंगा ताकि ये सवाल दिखे। सवाल दिख रहा है थोड़ा, जहाँ फ्लैश हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर मैंने लिखा नहीं हुआ है, ये गोला बनाया हुआ है खाली। दो डबल बॉन्ड है और उनसे एलाइलिक हाइड्रोजन बन सकता है, एलाइलिक हाइड्रोजन है, लुईस एसिड दिया गया है। तो ये रहे आपके पार्ट बी के सारे सवाल। क्या आउटपुट निकलता है इससे, क्या कंक्लूजन निकलता है कि पार्ट बी में जो सवाल आते हैं उनके ऑप्शंस को देखते हुए सवाल हमें करने हैं। हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसमें हमें मैकेनिज्म आती है, रिएजेंट आता है, नेम रिएक्शन आता है, हेटेरोसाइक्लिक हमने पढ़ा है। जो कंसेप्ट्स हमने पढ़े हैं उनके थ्रू अगर इवेलुएट करके हम सवाल को करने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चों, तो सवाल जल्दी होगा, उसमें गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जितना मैकेनिज्म खींचेंगे, एलाबोरेट करेंगे, एक पार्ट के बी के सवाल को करने के लिए बहुत आपको कम समय देना है, समझ लीजिए। ज्यादा समय देंगे इसका मतलब आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। पार्ट सी के सवालों के लिए वो समय रखिए, आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर मिलेगा। तो ये रहे आपके सारे पार्ट बी के सवाल। एक सवाल और बचा है सर मेरे हिसाब से पार्ट बी का, ये है पार्ट बी का, ये सवाल और बचा। आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, बता देगा उसको भी, कोई समस्या नहीं है। आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का इसमें आपको कंपैरिजन पूछा गया है। तो आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है कि
कार्बोनाइल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताओ। सब 5 मेंबर्ड रिंग ही है। तो देखो यहाँ पर ये CO है, ये CO है और ये CO है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर इस ऑक्सीजन का इसके साथ कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ पर भी कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ पर भी कंजुगेशन हो रहा है, सब जगह कंजुगेशन हो रहा है। एक जगह पे क्या है, आपको क्रॉस किसी भी तरीके का क्रॉस कंजुगेशन नहीं मिल रहा है। बी में किसी भी तरीके का क्रॉस कंजुगेशन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो 2 जगह पर बढ़ सकता है। मतलब ऑक्सीजन का, आप देखो बी में क्या है, बी में एक खासियत है, बी में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, बीच वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर है, वो कार्बोनाइल के साथ भी कंजुगेशन में जा सकता है, वो डबल बॉन्ड के साथ भी जा सकता है। और कार्बोनाइल के साथ जब कंजुगेशन में जा रहा है मेरे बच्चों, तो वो क्या कर रहा है, उसके अंदर उसका पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसका मतलब कि बी में ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो कार्बोनाइल के साथ कंजुगेशन में कम जाएगा, इसका मतलब उसका पाई बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा। और पाई बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ने का मतलब क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं, न्यू बराबर 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाई म्यू। तो अगर न्यू बढ़ाओगे, फोर्स कांस्टेंट बढ़ाओगे, तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा, फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा तो ये मतलब के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो न्यू बढ़ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि पाई बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो यहाँ बढ़े, तो बी का सबसे ज्यादा होगा। तो बी तो देखो सब में है, 2 ऑप्शन में है, सेकंड और फोर्थ कट गया इसका। अब बचा तुम्हारा फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्लियर समझ में आ रहा है कि सी और ए में किसमें जो है वो कंजुगेशन ज्यादा होगा, किसमें कंजुगेशन ज्यादा होगा, वही जो है आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि अगर इसका कंजुगेशन ज्यादा है इसके साथ, तो इसका पाई बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो कम हो जाएगा, और इसका कंजुगेशन अगर ज्यादा होगा तो इसका पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा। बाकी तो सिचुएशन सब में से बराबर है, और बाकी यहाँ तो प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है। तो मेरे हिसाब से आप देख लीजिए, मिला लीजिए, आपको जिसका भी पाई बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो ज्यादा मिलेगा, पहले और तीसरे बेसिस का कोई आंसर हो जाएगा, पहले और तीसरे बेसिस का कोई आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले और तीसरे बेसिस का कोई आंसर है। बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो गया, तीसरा आंसर दिया हुआ है इसमें, बिल्कुल थर्ड आंसर दिया हुआ है, BCA। इसका मतलब देखिए क्या कर रहा है, बी उसके बाद सी उसके बाद ए। ये जानते क्या है, यहाँ पर ए में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा, और डबल बॉन्ड भी यहाँ कंजुगेशन में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो देखिए यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा लग रहा है, और डबल बॉन्ड इंडोसाइक्लिक है। जब कोई डबल बॉन्ड इंडोसाइक्लिक हो तो उसका कंजुगेशन ज्यादा होता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड से। इसका मतलब इसका कंजुगेशन ज्यादा होगा, इसका पाई बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम होगा, तो इसका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम आएगी। तो ए की सबसे कम आएगी और फिर बीच में सी की आएगी। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है मेरे बच्चों। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया। अब पार्ट बी खत्म, अब हम आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी पर आते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, पार्ट बी में सवाल जो है वो कठिन नहीं आते हैं, लेकिन जो सवाल आते हैं वो ट्रिकी होते हैं। कम समय में तभी आप कर सकते हैं जब ऑप्शंस के साथ आप उसको अटेम्प्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पार्ट सी पर आ जाते हैं। दिसंबर 2018 के पार्ट सी पर आ जाते हैं। सवाल लेते हैं ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक का सवाल इसमें कहाँ से शुरू है, ऑर्गेनिक का सवाल भैया शुरू में 81 नंबर क्वेश्चन से। ये रहा हमारा 81 नंबर क्वेश्चन। क्रिया कह रहा है भाई, तो इंग्लिश वाला लो। ये रहा भाई सवाल। ये पेरीसाइक्लिक का सवाल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें, तो इसलिए पेरीसाइक्लिक का सवाल है। पेरीसाइक्लिक जिन्होंने नहीं किया है नेट के पेपर में, मैं आपको सच बता रहा हूँ बेटा, प्लीज पेरीसाइक्लिक आपने पहले भी पढ़ी होगी, जरूर करिए बेटा। पेरीसाइक्लिक कभी नहीं छोड़नी चाहिए, पेरीसाइक्लिक तो आनी ही चाहिए आपको। डील सेल्डर हो चाहे सिग्मा ट्रॉपिक हो, ठीक है। थोड़ा मोड़ा देखिए हो सकता है कि कमी हो, उस कमी को पूरा करने के लिए आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लेडन का सवाल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्लेडन के सवालों का भी कुछ एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कर लीजिएगा पेरीसाइक्लिक का, ठीक है, जो चैप्टर उसमें दिया गया है। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस रखिएगा बुक से, चाहे कैरुथर हो चाहे क्लेडन हो। मेरा जो वीडियोस हैं सारी वो बहुत अच्छी वीडियोस हैं सारी, तो उनमें आप देखोगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। एक बेनिफिट ये होता है कि पेरीसाइक्लिक पहले से भी लोग जानते हैं, पढ़े रहते हैं, लेकिन ये है कि उनके साथ रिएजेंट जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पर आपको पहले तो इससे डाइन बनाना है। देखिए कैसे, ये कैसे बनाना है, इसमें SiMe3 क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है ये। तो ये ट्राइब्यूटाइल जो फ्लोराइड लिया है, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड जो लिया है, वो ये सिलिकॉन को निकालेगा। ऐसे ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ पे पहले डाइन जनरेट कर लो, एरोमेटिसिटी को खत्म करते हुए पहले डाइन जनरेट कर लो। तो तुम्हारा डाइन क्या आ गया, तुम्हारा डाइन हो गया ये, ठीक। मिथाइल तो ऐसे लगा हुआ, मिथाइल ऐसे लगा हुआ, ये
और तुम्हारे पास जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट ऐसा है, इस तरह से दिया गया, देखो एक COM इधर है और एक COM इधर है, जैसे है वैसे प्लेस कर दो बेटा, जोड़ दो उठा करके, डीजल्डर है ये। क्योंकि यहाँ पर इंडो इंटरेक्शन में तुम इसको ऐसे रखोगे ना ऐसे, क्योंकि एक ही COM इंडो इंटरेक्शन में आएगा, तो तुम इसको अगर ऐसे रख रहे हो, इसका तुम इंडो अप्रोच करा रहे हो, तो इंडो अप्रोच करा दो सीधा सीधा, सब सब दिख रहा है कि ये दोनों तुम जो क्या होगा, ये ऐसे जोड़ो इसको, इसको ऐसे रखोगे तो इस हिसाब से समझ आ रहा है कि CO2Me और ये वाला ग्रुप ऐसे, ये वाला मिथाइल, भाई देख लो साफ साफ ना, इसको यहाँ, इसको ऐसे यहाँ लाओ, एक एक्सेस पे रख दो, तो मिथाइल ऐसे, दोनों दोनों मिथाइल एक साइड में है, COMe भी एक साइड में है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें दोनों मिथाइल क्या होंगे, सिस होंगे, और एक COMe के साथ सिस होगा, दूसरा ट्रांस होगा। तो देखो ऑप्शन देख लो तुम, तो दोनों COMe ट्रांस हैं, जिसमें वही सही होगा, क्योंकि ये पहला और दूसरा सही हो सकता है, तीसरा गलत है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि तीसरे में सिस कर दिया है, तो सिस तो हो नहीं सकता, ये तो ट्रांस है, तो ट्रांस का ट्रांस ही रहेगा। अब पहले दूसरे में चौथा नहीं गलत, चौथा ऑप्शन कौन सा है, चौथा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि वहां भी सिस दिया हुआ है, देखो चौथे ऑप्शन में भी सिस दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। तो पहले और दूसरे में से कोई है, पहले दूसरा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर पहला दूसरा देखो, देखो यहाँ पर दोनों मिथाइल सिस है, जबकि यहाँ दोनों मिथाइल को ट्रांस किया गया है, जबकि देखो यहाँ पर दोनों मिथाइल सिस है, दोनों मिथाइल क्या होंगे बेटा, सिस आएंगे। तो जब तुम यहाँ पर कराओगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, 81 का फर्स्ट हो जाएगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुमने ढंग से पढ़ा है तो, मतलब ढंग से अगर प्रैक्टिस किया है तो, देख लो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसको लिख लो इस तरीके से, बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन तब जब तुमने इसको ढंग से प्रैक्टिस किया है तो, अगर तुमने थोड़ा सा भी इसको ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप कभी भी इसको ढंग से नहीं कर पाओगे, या करोगे तो एक कंफ्यूजन में रहोगे कि हमें सवाल कैसे सॉल्व करना है। सिस वाले दो कट गए, दोनों मिथाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री से कट गया, तो हमारा ये आंसर आ गया। दोनों मिथाइल वैसे भी सेम साइड में ही आएंगे मेरे बच्चे, देखो सेम साइड में ही आ रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो ये सवाल था, पहले इसमें क्या किया गया था, ये कैरुथर का ही सवाल है, सीधा सीधा अगर किसी ने कैरुथर से प्रैक्टिस किया है तो सीधा सीधा वो कर लेगा सवाल को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल उठाते हैं, अगला सवाल उठाते हैं भाई। देखो ये सवाल हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का सवाल नहीं लेंगे भाई, ठीक, स्पेक्ट्रोस्कोपी के सवाल को लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डाटाबेस सवाल है, सब बच्चों ने पढ़ा भी नहीं है स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम सवाल केवल ऑर्गेनिक के हार्डकोर सवाल लेंगे, ठीक, जब सब पढ़ लेंगे तब हम लेंगे सवाल, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 83 लेते हैं। ये बढ़िया सवाल है, देखो, लेकिन अगर किसी को आता है तो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी कोई बच्चा इसको नहीं जानता होगा, इसको लिख ले पहली बार, सुनिए। अगर कहीं पे भी कोई मिथाइल एस्टर होता है, क्या होता है, मिथाइल एस्टर होता है, कोई मिथाइल एस्टर होता है और उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हो, क्या दिया हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो कम से कम एक। लिखिए इस बात को, मैं जो बात बोल रहा हूँ आपको, अगर कहीं भी कोई मिथाइल एस्टर दिया गया है, मतलब COMe दिया गया है, और आपको कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और 2 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको दिया गया है, तो वो टाइटेनियम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, टाइटेनियम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, वो हमेशा साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन करता है, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं कुलीन-कोविच रिएक्शन। बहुत खास है, आपने पढ़ा नहीं होगा, इसलिए लिख लीजिए इसको, एक्चुअली कैरुथर से उठाया गया है, बट ठीक है। कुलीन-कोविच रिएक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कुलीन-कोविच रिएक्शन। नोट कर लीजिए इसको। अगर कहीं पर भी मिथाइल एस्टर है, उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया गया है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपॉक्साइड बोल सकते हैं, जो आप लोगों ने शार्पलेस रिएक्शन में भी पढ़ा होगा, शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन में भी पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है। तो वो क्या करता है, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन करता है, जिसकी मैकेनिज्म ऑर्गेनोमेटेलिक बेस्ड होती है। मैकेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप नोट कर लीजिए इस रिएक्शन को। अगर कभी भी ऐसा कोई रिएक्शन मिले तो वहां जो भी साइक्लोप्रोपेन वाला प्रोडक्ट होगा वो सही होगा, दैट इज कुलीन-कोविच रिएक्शन। देखिए CSIR वाला भी जानता है इस बात को, देखिए CSIR वाला भी जानता है कि ये बच्चों को नहीं पता होगा, तो देखिए उसने कितने प्यारे ऑप्शन दिए हैं। कुलीन-कोविच है, इसको नोट कर लीजिए एक बार, कुलीन-कोविच है, इसका आप स्पेलिंग नोट कर लीजिए, कुलीन-कोविच, ठीक है, ठीक है। और इसका आप देखिए प्रोडक्ट देखिए, अगर किसी को आता है तो कितना समय लगेगा, देखिए एक ही ऑप्शन दिया है, लो कट गया सर, आता है ना तो सवाल को अपने सामने बौना कर दोगे तुम, नहीं आता है तो वो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगा।
शायद चौथा ऑप्शन दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सारे ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये देखो सारे ऑप्शन देखो, देखो सारे ऑप्शन। 4 मेंबर ड्रिंक का साइक्लोप्रोपेन का सिर्फ एक ऑप्शन है, तो इसका मतलब द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। मेरे बच्चों इसको ऐसे किया जाता है, बड़ा आसान सवाल है, पहली बार नेट के पेपर में पूछा गया है, मेरे उम्मीद से भी बाहर था वैसे ये कि ऐसे कभी चीजें पूछी नहीं जाती, लेकिन ठीक है कैरोथर में दिया गया है तो हमें आना चाहिए, तो नोट कर लीजिए इसको, अलग से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल लेता हूँ। ये बड़ा प्यारा सवाल था, जिसको आएगा वही कर पाएगा बेटा। जैसे बर्गमान साइक्लाइजेशन तो फिर भी आदमी गेस कर सकता था, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था 2018 में, जून 2018 में, बट इसको गेस करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसको जो पढ़ा रहेगा वही कर सकता है। अब हम अगला सवाल लेते हैं। हाँ भाई ये तो गाड़ी है सवाल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं आपके लिए। ये 84 नंबर सवाल देखो, ये बड़ा बढ़िया सवाल है, मैकेनिज्म का बहुत प्यारा सवाल है, पहली बार मैकेनिज्म को पार्ट सी में इस तरह से पूछा गया। मैकेनिज्म देखिए कितना पूछता है आपसे, कितना मैकेनिज्म का सवाल पूछता है। बेंजीन रिंग पर OMe लगा हुआ है, बेंजीन रिंग पर, इसके बाद ये डबल बॉन्ड है, और उसके बाद I2 लगा हुआ है, सिल्वर ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, वाटर है। इस पूरे को हटा के यहाँ एल्डिहाइड बनाया गया है, सब सब दिख रहा है, और 2 इंटरमीडिएट बने, दोनों इंटरमीडिएट में यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, दोनों इंटरमीडिएट बना देता हूँ आपके लिए। कितना प्यारा सवाल है, देखिए मैं कितने प्यारे तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। दोनों इंटरमीडिएट बना देता हूँ मैं आपके लिए इस तरीके से, ये रहा इंटरमीडिएट, ये रहा OH, ये रहा मिथाइल, बिल्कुल यही है। एक तो ये है, एक ऑप्शन और इसमें दिया हुआ है, वो भी लिख देता हूँ आपके लिए, एक ऑप्शन और लिख देता हूँ। वैसे तो आपके पास भी पेपर होगा, पेपर आप भी अपने पास रखा करिए, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जब अपना यूजर आईडी बनवाने में आपको इतनी दिक्कत होती है, सोते हैं आप, पता नहीं बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, चलेगा नहीं चलेगा, तो अब मैं एक्सपेक्ट क्या करूँगा, पेपर अपने पास रखेंगे। आज तक तो किसी भी स्टूडेंट ने रखा नहीं मेरे, तो आप क्या रखेंगे। सुनिए, अब सुनिए मेरी बात, देखिए कितना प्यारा सवाल है और कैसे करना है इसको। देखिए हमारे पास अभी तो 2 ही बना है, तीसरा भी बनाना पड़ेगा, तीसरे में इधर आई है, हमने तो ये दूसरा नहीं बनाया है, तीसरा ही बनाया है। यहाँ पर OH है, इसमें दूसरे में यहाँ आई है, तीसरे में इधर आई है, इधर OH है, यहीं देख लो इसको, इधर आई है, इधर OH है। अब सुनो, ये तो पक्की बात है कि तुम इस डबल बॉन्ड पर आयोडोनियम बना रहे हो, हम आयोडोनियम बना ले क्या? ये, और आयोडोनियम अगर तुमने बनाया है इस पर, मान लो आयोडोनियम बनाया है तुमने इस पे, इस तरह से आयोडोनियम बनाया है मान लो इस पे, तो इस आयोडोनियम को जब तुम वाटर से ओपन करोगे तो वाटर इधर से ओपनिंग करता है। तुमको पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की मैकेनिज्म होती है कि जब कभी भी ब्रोमोनियम आयन या आयोडोनियम आयन की ओपनिंग करते हैं तो कार्बोकैटायनिक मैकेनिज्म से करते हैं। उसकी मैकेनिज्म होती है लूज SN2, ना तो पूरी तरह से SN1 होती है, ना तो पूरी तरह से SN2 होती है। यहाँ से ओपनिंग आप इसलिए भी करोगे मेरे बच्चा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कार्बोकैटायनिक क्या कह सकते हो आप, कार्बोकैटायनिक जो है कैरेक्टर वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बन है, कैसा कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन है। यहाँ पे कार्बोकैटायनिक मैकेनिज्म लगेगी बच्चों, इसका मतलब यहाँ पर आपका OH जुड़ेगा और यहाँ पर I होगा। तो एक ऑप्शन देखो इससे कट रहा है, इधर OH होगा और इधर I होगा, तो ये थर्ड कट गया, तो थर्ड तो हो नहीं सकता, तो एक ये कट गया, ठीक, थर्ड आपका जो है वो आपका कट गया। अब आपका बचा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन। ये तो देखो पक्का लगेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये बन गया है, ये वाला बन गया है, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और ये इधर जाके अटैक करके I निकालेगा, यानी NGP करेगा। और अगर ये NGP करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा ये तो पहला तो बनना ही बनना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला ऑप्शन कट गया, थर्ड वाला कट गया, और बाकी फर्स्ट तो होना ही होना है, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ये हो गए, पहला और दूसरा यहाँ कट गया। तो ये इसका तुम्हारा सही आंसर है। कहने का क्या मतलब है मेरे बच्चों, कि आप इसको करोगे कैसे, कि आयोडोनियम आपने यहाँ बनाया, जब आपने आयोडोनियम यहाँ बनाया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन जो है ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, तो इसका मतलब ओपनिंग तो यहाँ बेंजाइलिक कार्बन से ही होगी। इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन कट गया, जहां बगल में यहाँ पर बेंजाइल के बगल में I लगा हुआ है, कट गया आपका, बचा ये ऑप्शन।
और हमें पता है कि अगर किसी भी एरोमेटिक रिंग के नेक्स्ट टू बेंजाइलिक कार्बन पे अगर लीविंग ग्रुप हो तो वहां एरोमेटिक रिंग हमेशा अपनी एनजीपी रहता है। और वैसे भी देखिए यहाँ पर ओएमई लगा हुआ है, इसका मतलब ओएमई एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है प्लस आर ग्रुप है, इसका मतलब जो एनजीपी हो गई और फास्ट हो जाएगी। तो ये तो बनेगा ही बनेगा एनजीपी इंटरमीडिएट। तो पहला फर्स्ट हो गया एंड और इसका सेकंड हो गया। सो दैट विल बी योर आंसर। गॉट इट? सो ये हो गया, इसको हमने सॉल्व कर दिया आपके लिए। सो इसका 84 जो है वो एक तरह से एक मैकेनिज्म का सवाल है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का सवाल है, एरोमेटिक रिंग की यहाँ पर एनजीपी लग रही है। ठीक, तो अगला सवाल लेते हैं 84 के बाद। नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं बच्चों 86। अगला सवाल लेते हैं 86। अब अपना आपको कोई डाउट होगा तो पूछते रहिएगा प्लीज बेटा, प्लीज पूछते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, काफी थोड़ा सा बड़ा सवाल लगेगा आपको, देखने में थोड़ा डर लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे प्यारे प्यारे सवाल हम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सवाल क्लियर हो गया होगा आपको? ऐसे ही करना है, आखिर कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, आपसे प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है इसमें, कोई भी प्रोडक्ट आपसे पूछ नहीं रहा है किसी भी तरीके से। ओके, नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, हमने नेक्स्ट सवाल यहाँ पर ओपन कर दिया आपके लिए। ये रहा सवाल। सवाल में क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 85 नंबर है। ये कह रहा है कि सही रिएजेंट का ऑर्डर बताओ, क्या सही रिएजेंट चाहिए। तो मैं ये करने के लिए ऑप्शन सारे नहीं विजिबल हो रहे हैं, थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, ये आप सही से विजिबल हो रहा होगा सारा ऑप्शन आपको। थोड़ा बड़ा था, छोटा कर देता हूँ, बड़ा तो रहने देता हूँ, लेकिन बड़ा ही रहने दो। तो ये रहा आपका सवाल। अब यहाँ पे आप इस सवाल को देखिए ध्यान से, यहाँ पर डबल एरोज लगे हुए हैं, ऐसे एरो लगे हुए हैं, देखिए इस तरह से एरो लगा हुआ है इसमें, ऐसे एरो लगा हुआ है। एक बड़ा एरो है, थोड़ा सा लंबा एरो है, उसके नीचे छोटा सा एरो है। इसका मतलब है मल्टी स्टेप सिंथेसिस। अगर किसी रिएक्शन को अगर मल्टी स्टेप में कर रहे हो तुम, तो ऐसे एरो का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे एरो का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर तुमने रिवर्सिबल है तो तुम जानते हो रिवर्सिबल एरो का क्या मतलब है, मल्टी स्टेप सिंथेसिस की बात कर रहा है, मतलब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा स्टेप में इसको सिंथेसाइज किया गया है। पूछ रहा है तो सही ऑप्शन क्या होगा। तो थोड़ा देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है और क्या बना है उसको मिलाइए पहले। जब मिला लेंगे एक बार आप इसको ना, तो आप सवाल के ऑप्शन को कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास यहाँ पर ये रिंग है इस तरह से, थोड़ा सा यहाँ क्या लिखा जाए, यहाँ लिख दिया जाए इधर साइड में, तो थोड़ा समझना आसान हो जाएगा इसको। हमारे पास ये है एक ऐसे सल्फथायोफीन की रिंग है, एंड सी डबल बॉन्ड ओ है, मिथाइल है, और यहाँ कोरिलेट करिए इसको। तो एक बात समझ में आ रही है कि एक तो ये जोड़ा गया है, एक रिंग के साथ ये जोड़ा गया है, और एक ये कुछ लाया गया है यहाँ पर, देखिए ये कुछ लाया गया है यहाँ पर, और ये क्या जोड़ा गया है, ये तो ऑक्सीजन तो इसमें पहले से ही था, ये जोड़ा गया है, ये वाला रिंग जोड़ा गया है, और ये जिसको मैंने सर्किल किया है ये अलग से आया है इसमें। और ये पोर्शन तो देखिए पहले से था इसके पास, ये वाला पोर्शन तो पहले से था इसके पास। कैसे? मेरे पास एक्चुअली जो था वो ये आया है, ये कार्बन भी पहले से था इसके पास, ये वाला हिस्सा आया है केवल। ये जो CH2 और NMA2 वाला हिस्सा है, ये वाला अलग से आया है इसमें। देखिए कितना प्यारा सवाल। अगर इस सवाल को जब तक आप ऑप्शंस, जब तक सवाल को ऐसे नहीं करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ बच्चों, जब तक सवाल को ऐसे नहीं करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, आप कर नहीं सकते, मैं सही बता रहा हूँ। तो इसलिए ध्यान से देखिए मैं आपको कैसे बता रहा हूँ इस बड़े सवाल को सॉल्व करने के लिए। अक्सर क्या होता है, जब बच्चे बड़े सवाल देखते हैं डर के बारे छोड़ देते हैं सवाल। ऐसे बड़े सवालों को करने का सिर्फ एक तरीका है, दिमाग लगा के सोचो कैसे करना है। देखो हमारे पास ये पहले दिया था और ये बनाया है, तो क्या अलग से इसमें लाया गया है, पहले उसको देख लिया जाए। उसके लिए हमें कैसे समझ में आएगा क्या लाया गया है, जो पहले से था उसको दिमाग में ध्यान से देख के मार्क कर दो। इतना तो तुम कर ही सकते हो। कैसे? देखिए कैसे, देखिए हमारे पास ये रिंग थी, हमने कैसे डिसाइड किया, हमारे पास ये रिंग थी, चलो ये रिंग थी, इस रिंग के बगल में दो कार्बन की चेन थी, ये दो कार्बन की चेन थी, एक सी डबल बॉन्ड O था, एक सी डबल बॉन्ड O था। जब मैंने जितने हिस्से मैंने मार्क किए हैं वो हमारे पास पहले से थे, ये देखिए इतना हिस्सा मेरे पास पहले से था, मार्क कर लिया मैंने। अलग से क्या आया, एक CH2 NME2 आया और एक रिंग आई। अगर ये इवेलुएट कर लोगे मेरे बच्चे, तभी तुम सवाल पेपर में कर सकते हो, नहीं तो भूल जाओ, भूल जाओ। ये रामबाण तरीका है, ऐसे ही इस बड़े सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हो। और फिर क्या करना है आगे देखो, फिर क्या करना है देखो।
तो ये एक तरीका है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई कार्बन बॉन्ड बनाना है तो जाहिर सी बात है तुम इनोलेट मैकेनिज्म या किसी भी तरह से इनोल की मैकेनिज्म को फॉलो करोगे। और इनोल की मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये तो सही बात है कि यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ है, पहले सी डबल बॉन्ड ओ था, यहाँ भी सी सिंगल बॉन्ड ओ, इसका मतलब रिडक्शन किया गया है। साफ साफ बात है कि यहाँ कीटोन से इसको रिडक्शन किया गया है तभी सीओ में आया है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ बेंजीन रिंग जोड़ी गई है, मतलब ये नेफ्थलीन की रिंग जोड़ी गई है, वो तभी आप जोड़ सकते हो जब आप इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओ। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि पहले आप क्या करोगे, पहले आप यहाँ पर CH2NMe2 जोड़ोगे। और आप भी जानते हो CH2NMe2 कैसे आता है। CH2NMe2 आता है इस प्यारे से इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू, जिसको आप मैनेज इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो। क्या बोलते हो उसको आप? मैनेज इलेक्ट्रोफाइल। इससे आता है वो, इससे आता है वो। और आप इसको रिएजेंट में भी देख सकते हो, देखो कहाँ दिया है, कहाँ दिया है, देखो देखो कहाँ दिया है, ये रहा, देखो ये रहा, ये रहा। कहाँ सबसे पहले दिया है? इन दोनों में पहले दिया है, बाकी तो में बाद में दिया है, तो ये कट गया। इन दो में पहले दिया है, देखो कैसे दिया है, देखो CH2NMe2NH। ये किस फॉर्म में दिया पता तुमको? ये पॉलीमर के फॉर्म में दिया है। CH2N का मतलब है पॉलीमर लिया गया फॉर्मल्डिहाइड का। और जब कभी भी हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं सेकेंडरी इमीन की प्रेजेंस में एसिड के साथ, वो हमेशा क्या करता है मेरे बच्चों? वो देता है इमीनियम साल्ट। और अगर कोई भी ऐसा कीटोन या एल्डिहाइड लो जो उसके पास न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सके तो वो दे देगा मैनेज रिएक्शन। तो मैनेज रिएक्शन करा दो उसमें। तो पहले क्या करो, इस CH2N और Me2NH को मिला के क्या बना लो, इसका इमीनियम साल्ट बना लो। उसके बाद इसका इमाइन इस तरह से बना लो, इसका इनॉल, इसका इनॉल बना लो ऐसे। और फिर इस पे मैनेज रिएक्शन करा दो ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड NMe2 प्लस, इस पे ऐसे अटैक करा के मैनेज करा दो। तो तुम्हारा एक CC बॉन्ड तो बन गया। फिर तुम रिडक्शन करा दो, क्योंकि बिना रिडक्शन के तुम इसको OH में तो चेंज नहीं कर सकते। भाई तुमने क्या कर दिया, पहले स्टेप में तुमने ये बना दिया, पहले स्टेप में तुमने ये बना दिया, पहले स्टेप में तुमने CH2 तो था पहले से, तुमने एक CH2NMe2 जोड़ दिया। अब तुम खुद सोचो, जब तक तुम इसको रिड्यूस नहीं करोगे तब तक इसको एल्कोहल नहीं मिलेगा, और जब तक एल्कोहल नहीं मिलेगा तब तक CO बॉन्ड नहीं मिलेगा, जब तक CO बॉन्ड नहीं मिलेगा तुम अटैक नहीं कर सकते। तो कितना आसान सवाल है अगर तुम तरीके से करो। इसका मतलब अब आंसर में वो आंसर सही है जिसमें इसके बाद सोडियम बोरोहाइड्रेट लिया गया है। लीजिए आंसर आ गया। इसके बाद इसमें जो है वो 5 नॉर्मल NaOH जो तुम देख रहे हो ना यहाँ पर, वो कुछ नहीं है। 5 नॉर्मल NaOH का मतलब यहाँ पर ये है कि जो इसमें एसिड था, ये एसिड था, उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर लिया गया है। ये देखो ना यहाँ पर HCl है ना, उसको रिमूव करने के लिए NaOH लिया गया है। दोनों में लिया गया है NaOH, यहाँ भी लिया गया है NaOH, यहाँ भी लिया गया है NaOH, तो ये दोनों में है। लेकिन यहाँ पर फिर देखो सोडियम हाइड्राइड 1-फ्लोरोनैप्थलीन लिया है, वो हो नहीं सकता जब तक तुम इसको एल्कोहल में चेंज ना करो। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो गया, पहला दूसरा कट गया। तो अगर मैनेज जानते हो तो पहला दूसरा काट सकते हो। और ये तुम अगर तुमने सही से गेस कर लिया कि तुमने इसको जब तक एल्कोहल में चेंज नहीं कर दोगे तब तक तुम इसमें जो है दोबारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करा सकते मेरे बच्चे। तो इसका मतलब तुम इसको एल्कोहल में चेंज कर दो, और फिर एल्कोहल को न्यूक्लियोफाइल मानते हुए तुम इस रिंग को लगा दो, इस पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। देखो ऐसे ये रिंग लगा दो ऐसे करके, ये 1-फ्लोरोनैप्थलीन। फिर जब तुमने एल्कोहल बना लिया तुमने इसका, मान लो एल्कोहल बन गया तो OH का अटैक करा दो इस पे, तो पहले एडिशन हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का, कार्बोनाइन जनरेट हो जाएगा, एंड देन उसके बाद फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसकी भी मैकेनिज्म वैसी ही होगी, पहला स्टेप स्लो होगा, दूसरा स्टेप फास्ट होगा, 2 ट्रांजिशन स्टेट होंगी। जो मैंने वहां पर आपको एक ग्राफ बना के भी दिखाया था, वैसे इसका भी ग्राफ बनेगा लास्ट स्टेप का। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया ना भाई सबको? ये सवाल समझ में आ गया ना? बड़ा सवाल था। ये सवाल तभी आप पेपर में कर सकते हैं, ऐसे सवाल को कभी मत छोड़िएगा बेटा। पार्ट सी के ऐसे सवाल को कभी नहीं छोड़ना है आपको। पेपर में जरूर आप ऐसे सवाल अटेम्प्ट करके आएंगे, करके ही आना है आपको ऐसे सवालों को अटेम्प्ट। ठीक है भाई, रुक जाइए 1 मिनट। बढ़िया 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 बढ़िया। ओके बेटा, ऐसा है कि जो एक मिनट, अभी मैं पहले सवाल एक सवाल और ले लूं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट सवाल लूंगा, फिर अगले क्लास में लूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पर रोकता हूँ, रिकॉर्डिंग रोकता हूँ मैं यहीं पर। इसके बाद जो पार्ट बचा है, यानी 84 सवाल तक हमने कर लिया, इसके बाद जो बचा है वो हम फिर नेक्स्ट करेंगे, मतलब हम जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ पहले, फिर बात करता हूँ आपसे। ठीक बच्चों? ओके।